ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग जस्ट स्टार्ट किए थे प्रोबेबिलिटी पोर्शन, है ना। तो अभी आज क्या मंडे है तो जी हाँ महेश, ऑडिबल हूँ मैं आपको या बाकी सबको? यस सर। ओके हाँ हाँ, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, क्योंकि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे स्टैटिस्टिक्स पोर्शन की क्लास होगी और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे अभी मैथमेटिक्स पोर्शन की, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में एक क्लास अभी इस बैच की हुई है जिसमें हमने कवर किया था कि ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सॉरी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट या इवेंट स्पेस, तो अभी उसकी बात करेंगे आगे। देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, और एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये सब वर्ड्स जो है इसके डेफिनेशन देखे थे हमने, ठीक है। तो हमने इसके डेफिनेशन देखे थे, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से, है ना, मतलब बस डेफिनेशन, फिर आगे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन है जो कि थ्योरीज पहले समझ रहे हैं हम लोग। Okay, so in the last class we discussed what is a random experiment, okay ना, what is a random experiment ये डिस्कस किया था। और फिर so random experiment since कोई एक एक्सपेरिमेंट है in that you have all outcomes known but you cannot predict exact result in advance and that experiment can be repeated under identical conditions। ये तीन है ना डेफिनेशन के पार्ट थे, ये तीन कंडीशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए। देन वी डिस्कस्ड सैंपल स्पेस, ठीक है। सो इन लाइक तुम अब तक आप लोग क्या पढ़ते आए हो कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, सिंपल। और अगर थोड़े लेवल अगर इंक्रीज करके बात करोगे तो वहां पे क्या आता है कि एक ऑर्डर पेयर है S, F, S है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, F है सिग्मा फील्ड, सो इसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। अब ये सिग्मा फील्ड क्या होता है, तो सिग्मा फील्ड हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज सिग्मा फील्ड। सो सिग्मा फील्ड एक्चुअली क्या है, सिग्मा फील्ड एक सेट है, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस या सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम का जो सेट था उसके सबसे ना, या एस बोल दो कि सिग्मा फील्ड इज द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, जो सेट एस है दैट सेटिस्फाई थ्री कंडीशंस। तो वहां हमने लिखा था तीन कंडीशन था। द फर्स्ट कंडीशन इज एम्प्टी सेट मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड। Second condition, if set A is there then their complement must be there, and third was if A1 A2 A3 AN are in sigma field then union must be there। so ये तीन कंडीशन है, ठीक है ना, सिग्मा फील्ड होने के लिए। तो उस जो हमारे पास सेट ऑफ सबसेट्स है उसको बोलेंगे हम सिग्मा फील्ड है। जो लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड होगा वो पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस होगा। सो लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड इज पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। और wherever sigma field is not mentioned means the sigma field is power set of sample space, ठीक है। जहां भी सिग्मा फील्ड नहीं गिवन है या जिसका कोई डिस्कशन नहीं है सिग्मा फील्ड के बारे में, तो वो पूरी बुक जो है वहां सिग्मा फील्ड अज्यूम है, जो अज्यूम किया गया है पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। सो देयर सिग्मा फील्ड इज पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस सिंपली। अगर रिस्ट्रिक्टेड सिग्मा फील्ड होगा तो वो गिवन रहेगा वहां पे, ठीक है। अदरवाइज लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड इज अ पावर सेट ऑफ एस। देन हमने डिस्कस किया था इवेंट, ठीक है। तो देखो ये सब जस्ट वर्ड है जिसका डेफिनेशन जानना है, इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते नहीं है, क्वेश्चंस आगे आएंगे। तो ये सब जस्ट आपको इसके बारे में जानना है क्या होता है। अगर क्वेश्चन में ये वर्ड यूज्ड है सो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स एक्चुअली।
सो उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए आपको। सो नेक्स्ट इज इवेंट। सो इवेंट आप लोग क्या जानते हो, इन लाइक जनरल टर्म यू से सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ये बोलते हैं ना सबसेट सब। तो उस केस में क्या है कि ये तब बोलते हैं जब हमने ये माना हुआ है कि सिग्मा फील्ड हमारा पावर सेट है, तो सिग्मा फील्ड के अंदर सैंपल स्पेस का हर सबसेट अवेलेबल है, इसीलिए जो हमारे पास एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। बट इन जनरल अगर बात करें थोड़े लार्जर लेवल पे, तो वहां क्या होता है, अगर सिग्मा फील्ड स्पेसिफाइड है, सो इन दैट केस द एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड आर कॉल्ड इवेंट, ठीक है ना। तो सिग्मा फील्ड मे नॉट कंटेन ऑल सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस, सो इन दैट केस ऑल सबसेट्स मे नॉट बी एन इवेंट, ठीक है ना। तो ओनली एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड आर इवेंट्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, सो ये मेन के टर्म्स थे। फिर हम लोग चूंकि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देख रहे थे, सो एक था क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, अभी जस्ट डेफिनेशन देख रहे थे लास्ट क्लास में। सो लास्ट क्लास में वी हैव सीन डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स, क्लासिकल डेफिनेशन। फिर हम लोग देख रहे थे एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद जब एक्सियोमेटिक डेफिनेशन हम लोग लिख रहे थे, सो इसमें एक वर्ड आया था पेयर वाइज डिसजॉइंट। सो देन वी डिस्कस्ड व्हाट इज अ पेयर वाइज डिसजॉइंट, इवेंट्स या सेट्स। देन वी डिस्कस्ड व्हाट इज अ म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ओके, सो वी डिस्कस्ड दीज थिंग्स, ये सब डेफिनेशन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो थोड़े से आगे बढ़ते हैं, ये सब हमने लास्ट क्लास जस्ट डेफिनेशंस कवर किए थे। ओके, ठीक है ना, तो इतना ही हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। चलो, ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ डाउट्स हो, क्वेरीज हो, जैसे को साथ में जो भी पढ़ा रहा हूं आप किसी बुक से भी वो चीज पढ़ना। जैसे जनरली जो मैं सब पढ़ा हूं किसी एक बुक में नहीं मिलेगा, बट यू कैन फॉलो वन बुक। जैसे गुप्ता कपूर वाली बुक है जो फंडामेंटल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, वो फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है वो, है ना। बट उसमें ये थोड़ी दिक्कत है कि वो जैम के सिलेबस के हिसाब से अरेंज नहीं है। तो आपको देखना है पहले सिलेबस जैम का, अपने टेबल पे जैम का सिलेबस रखना है, फिर उसको देखो, वही टॉपिक्स पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो उसको रिपीटेडली आप डिफरेंट बुक से भी देख सकते हो, या उसी को रिपीटेडली स्टडी करो। और बाकी बुक्स भी हैं जो आप देख सकते हो, बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, आप जानते भी स्टैंडर्ड बुक्स जो फॉलो होती हैं। तो अगर कुछ क्वेरीज हो, कुछ टर्म्स समझ ना आए हो, या इस पे बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चंस बुक में आपने पढ़ा हो, कोई थ्योरम्स हो, रिजल्ट्स हो, अगर कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो, कभी भी अनम्यूट करके क्लास में पूछ सकते हो, क्योंकि लाइव क्लास का यही फायदा है कि आप कोई भी क्वेरीज इमीडिएटली पूछ सकते हो, है ना। रिकॉर्डिंग में यह फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, हमने पहले ऑब्जर्व किया, पिछले 3-4 साल से हमारा ऑनलाइन चल रहा है ना, कोविड जब आया तब से 2020 से ही चल रहा है, तो रिकॉर्डिंग्स उतने इफेक्टिव नहीं है जितना लाइव क्लास इफेक्टिव है, ठीक है ना। और उसमें भी इफेक्टिव तब जब आप अटेंशन दे रहे हो, अगर आप साथ में फोन भी चला रहे हो, लैपटॉप पे क्लास भी चल रही है, तो भी इफेक्टिव नहीं, क्योंकि अटेंशन आप दे रहे हो तभी आप सीख पाओगे। आपके पास पेन पेपर है, आप लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो भी लिखो, तो बिल्कुल ऑफलाइन जैसा फील होगा आपको, ये चीज़ है। और जब लिखोगे तो आप ज़्यादा टाइम तक बैठ भी पाओगे, वरना बोर हो जाओगे फिर आप ऐसे देख देख के, ये चीज़ें। ओके, तो आगे जी सर मैं बोल रहा था सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स से ये थोड़ा बता दीजिए ना। जी जी जी, म्यूचुअली डिसजॉइंट का एक दूसरा नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। इसका डेफिनेशन, तो जैसे सिंपली डेफिनेशन अगर आप देखोगे, मान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डेफिनेशन जानना है, तो कोई सेट्स है, चलो मान लो A1 A2 अप टू AN, दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या आप इसको ये बोलो म्यूचुअली डिसजॉइंट। देखो ध्यान रखना है, आगे एक और वर्ड आएगा पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वहां डेफिनेशन चेंज हो जाता है। अभी मैं डिसजॉइंट लिखा रहा हूं, ठीक है, सेट्स की बात कर रहे हैं, आगे हम बात करेंगे पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स,
ठीक है, यहाँ हम डिसजॉइंट की बात कर रहे हैं जी। तो डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट, इफ एंड ओनली इफ, अगर किसी बुक में आपको कभी ऐसा हो दूसरा डेफिनेशन लिखा हो तो आप बताना मुझे, है ना, इस तरह से देख सकते। कई बार ऐसा होता है एक बुक में दूसरे तरीके का, दूसरे बुक में दूसरे तरीके से लिखा है इस तरीके से, बट आप बता सकते हो समझ ना आए तो। सो हाँ, क्या होता है डेफिनेशन कोई बताओ। सो हमारे पास सेट्स हैं A1 A2 AN, सो व्हेन कैन वी से दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। A1 intersection A2 up to AN equal to 5, है ना, सो A1 intersection A2 intersection A3, you take intersection of all at a time, this is 5। एक और वर्ड आता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, वो आगे लिखा हूँ जब मैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बता रहा हूँ। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव दोनों रिक्वायरमेंट होती है किसमें, बेस थ्योरम की या टोटल प्रोबेबिलिटीज होती है वहां पे। तो एक और वर्ड आएगा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, है ना, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम में। ठीक है जी, तो ये क्लियर है डेफिनेशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का या म्यूचुअली डिसजॉइंट का। हाँ, कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे थे, कल भी देख सकते हो आप, मैंने कुछ एग्जांपल्स किए थे। जैसे मान लो एग्जांपल है, मैंने कहा था ए है मान लो 1 2 3, बी है 3 4 5, सी है 5 6 7। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं बोल सकता हूं ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या म्यूचुअली डिसजॉइंट है, कैन वी से इट, यस और नो। तो क्यों, क्या कॉमन है तीनों में। अब डेफिनेशन याद करो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए क्या चाहिए, अब डेफिनेशन याद करो। yes sir, mutually exclusive, है ना, तो जब भी कोई वर्ड आपसे पूछा आप उसका डेफिनेशन रिकॉल करो कि डेफिनेशन क्या है, या उस पे बेस्ड कोई रिजल्ट्स है क्या, डायरेक्टली आंसर देगा इस तरीके से। तो यहां मैंने पूछा ये 3 सेट है, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आप पहले ये डिसाइड करो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन फिर अप्लाई करके देखो। तो उसमें ये था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होगा जब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C फाई आना चाहिए। अब आप चेक करके देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली डिसजॉइंट। अच्छा, एक और वर्ड मैं यूज किया था लास्ट क्लास में। अब बताओ ये 3 सेट पेयर वाइज डिसजॉइंट है क्या, है ना। तो आप याद करोगे पेयर वाइज डिसजॉइंट होता क्या है। तो पेयर वाइज डिसजॉइंट होने के लिए A इंटरसेक्शन B को 5 होना चाहिए, B इंटरसेक्शन C को 5 होना चाहिए, A इंटरसेक्शन C को 5 होना चाहिए। पेयर वाइज है ना, नाम से ही क्लियर है, पेयर वाइज मतलब टेकिंग 2 एट अ टाइम। So you will take any 2 at a time and then you will see whether they are disjoint or not. So अगर disjoint है, taking any 2 at a time. So if all are disjoint, then it is pairwise disjoint. तो ये true है क्या? So यहाँ आंसर है no, क्योंकि AB में कॉमन है 3, BC में कॉमन है 5, AC में कॉमन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों एक साथ होल्ड करेगा, then you can say it is pairwise disjoint। कोई भी एक फेल हो गया तो means here we want to say these sets are not pairwise disjoint। अब यहां से कंफ्यूजन होगा, एक वर्ड आएगा पेयरवाइज इंडिपेंडेंट, उसका डेफिनेशन थोड़ा अलग है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट थोड़ा सा दोनों से अलग है, ठीक है ना। सो हम देखेंगे तब। ओके, हालांकि इसी सेक्शन में है। और देखो इंडिपेंडेंट इवेंट पे हर साल एक क्वेश्चन आता है जैम में, तुम हर पेपर चेक कर लो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, इस पे एक क्वेश्चन आता ही है हर साल। तुम कोई साल का भी पेपर उठा के देख लो, तो इसको छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इजी होते हैं ये। वो जो लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम है वो भी एक पक्का आता है, तो वो तुम्हें आ रहा है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। जो बहुत लंबे से वर्ड वाले प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसमें कई बार बेस थ्योरम के होते हैं, वो कई बार टोटल प्रोबेबिलिटी के होते हैं, कई बार जनरल काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वो जो क्या बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी जो था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में बेस्ड, है ना, या क्लासिकल डेफिनेशन में बेस्ड, तो इस तरह के होते हैं। तो तुम अगर कर पाते हो ठीक है, लेकिन तो हर साल एक। जी आयुष कुछ पूछना है।
हाँ तो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी में फाइंड करना ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी। हाँ तो सर उस पर ये बोलते हैं अगर ठीक से नहीं समझ आ रहा, आप थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर समझ गए समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गया समझ गया ओके, इसमें ये था कि पेयर वाइज डिसजॉइंट होने के लिए ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी एम्प्टी सेट, बी इंटरसेक्शन सी मस्ट बी एम्प्टी सेट, सी इंटरसेक्शन ए मस्ट बी एम्प्टी सेट। ये डेफिनेशन था जो कि यहां सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दीज आर नॉट पेयर वाइज डिसजॉइंट बट इट इज म्यूचुअली डिसजॉइंट एक्चुअली। ठीक है सर कल वो क्वेश्चन था सर जी। जो सर्जिकल टेस्ट नहीं हुआ था। हाँ क्वेश्चन का डाउट था सर। अच्छा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला क्वेश्चन था सर। था क्या उसमें? ओके चलो ट्राई करते हैं, देखो फिर देखते हैं। तो मैं उसका पीडीएफ भेज देता हूँ अभी ग्रुप में, जो टेस्ट हुआ था उसका मैं पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, अभी सब लोग देख पाएंगे। तो हालांकि पूरा टॉपिक नहीं कि फिर भी डिस्कस कर सको। आप में से ऐसा कोई बच्चा नहीं हो जो आज से पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा होगा, तो उसका टेंशन नहीं है। आप क्वेश्चन हम कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, डाउट क्लास में कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, तो आपको हेल्प ही करेगा वो। मैं उसका जो एक और क्वेश्चन था सर। हाँ पहले मैं वो भेज देता हूँ पीडीएफ ग्रुप में, ताकि आप लोग देख के पूछ पाओ, किसी को और डाउट रहेगा तो डिस्कस करते हैं। मैं एक बार पहले आपको और टेस्ट सब लोग दो, ग्रुप में कितने 101 लोग हो गए 101, और टेस्ट कितने में दिया 30 लोगों ने बस। सर आपकी वीडियो विजिबल नहीं है सर। एक्चुअली 2 डिवाइस से मैं ज्वाइन कर रखा हूं। आप देखिए एक आप नाम देखिए, कहीं संतोष के नाम से होगा, उसमें आगे पिन कीजिए, उसको जाके क्लिक करेंगे 3 डॉट्स होंगे, पार्टिसिपेंट में जाइए आप, पार्टिसिपेंट में जाके संतोष नाम से 2 होगा। तो देखिए एक से आई थिंक ऑडियो भी एक से ही आ रहा है, वो एक तो मैंने ज्वाइन कर रखा है एडमिट करने के लिए फोन में, एक लैपटॉप से ज्वाइन कर रखा है जिसमें वीडियो आ रहा होगा, तो आप उसको पिन कर लीजिए, आ जाएगा। चेक कीजिए हर्षिता। पार्टिसिपेंट में जाके देखिए संतोष का नाम से 2 होगा, उसमें से एक एक करके पिन करके देखिए, जिससे वीडियो आ रहा होगा उसको आप पिन कीजिएगा। देखो ग्रुप में मैंने पीडीएफ भेज दिया, जो टेस्ट हुआ था उसका पीडीएफ में भेज दिया है, तो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे अब। तो ऑफिशियल है, हाँ चेक कीजिए। अब उसमें आप क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं मुझे, तो मैं ठीक है। चलिए, तो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे बताइए, आप पीडीएफ खोल के देखिए, बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर है। सर पहला वाला सर, पहला ही क्वेश्चन है। ए एंड बी एंड एफ जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला। अच्छा, ये कह रहा है कि ई एफ जी बी 3 इवेंट सच दैट ये ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो मतलब ई इंटरसेक्शन एफ 5 के इक्वल है, ये कहना चाह रहा है ना। और ई यूनियन एफ 1 है, ई इंटरसेक्शन जी 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आपको 7/12 दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी निकालिए। ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता है क्या, इसने पूछा क्या इसे, बस एफ इंटरसेक्शन जी पूछ लिया आपसे। अच्छा, ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको? 1 ना। हाँ, तो हालांकि ये चूंकि 11 12 में आप लोग ये सब पढ़ चुके, तो उस बेसिस पे हम कर सकते हैं, हमने डिस्कस नहीं किया, बट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। देखो
11 12 में सबने प्रॉपर्टी पढ़ी है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है जाकर एनसीईआरटी क्लास 12 का पीडीएफ डाउनलोड करो, क्लास 11th एंड क्लास 12th एनसीईआरटी डाउनलोड करो, एक बार लाइन बाय लाइन रीड कर जाओ, एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लो, एक्सरसाइज सॉल्व करके देख लो, अगर कोई डाउट रह जाता था पूछ लो। 11 12 करना मस्ट है, वो एक फाउंडेशन है आपका, है ना, वो जैसे कोई बिल्डिंग है उसका ग्राउंड फ्लोर है, अगर वो आपका स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको 10वें फ्लोर तक चढ़ना है, तो वैसे ही गिर जाएगी बिल्डिंग आपकी। तो फाउंडेशन स्ट्रांग होने, आपको आते हैं बहुत अच्छा है, अगर थोड़े बहुत डाउट है, आता है नहीं आता है, पर बस गो थ्रू हो जाओ। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी हम जो पहला सेक्शन है ना जैम का या गेट का, वो उसका पार्ट ही है, वो क्लास 11 12 वाला ही है, उसमें 60-70% क्लास 11 12 वाले कॉन्सेप्ट ही है। क्वेश्चंस के लेवल जरूर थोड़े डिफिकल्ट होंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं तो कैसे करोगे। तो आप 11 12 की जो प्रोबेबिलिटी है वो जरूर, अब ये क्वेश्चन 11 12 जो टेस्ट हुआ है 11 12 वाला बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। एनीवे ट्राई करते हैं। देखो तो जो ये टेस्ट हुआ था उसका पहला क्वेश्चन अगर देखोगे, थ्योरी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, बस देख लो। तो 11 12 में भी ये सब कॉन्सेप्ट है, इस पे सिर्फ हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसने कहा है कि EFG 3 इवेंट्स हैं एंड E इंटरसेक्शन F पाई है ना, सो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F आपका 0 हो जाएगा। आपको पता है एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, आगे मैं लिखाऊंगा ही। तो आगे बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F 1 है। अब आप सब लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F तो पहले से जानते होंगे, क्या फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F का? यस, और वो हमें 0 दे रखा है शुरू में ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल के, क्योंकि E इंटरसेक्शन F 5 था, मतलब एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है ना। सो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये आपका हो गया। तो इसको ओपन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस 0 बराबर 1। एक तो ये इक्वेशन आ गई। अब आगे इन्फॉर्मेशन देखो क्या दे रखा है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G इज 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G जो रखा है 1/4 है। आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ G जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 7/12। ओके चलो, अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा जा रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है F इंटरसेक्शन G की। सो क्या प्रोबेबिलिटी है F इंटरसेक्शन G की। हालांकि मैं थ्योरी एक बार पढ़ा देता पूरा कंप्लीट तो इजीली और समझ आता बेटर, लेकिन ठीक है एक बार और आगे सॉल्व कर लेंगे। देखो डाउट कभी भी पूछ सकते हो, कितनी बार भी पूछ सकते हो, एक ही क्वेश्चन आप 10 दिन बाद भी पूछोगे तो भी मैं आपको मना नहीं करूंगा सॉल्व करने से, ठीक है ना, क्योंकि सीखना इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे सीखोगे ये आप पे डिपेंड करता है, और वही जो सीखोगे वो एग्जाम में हेल्प करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन देख देख करने से एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा, जो आप सीखोगे वो हेल्प करेगा। चलिए तो इसका अगर मैं सॉल्व करूं आगे, तो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G। अब ध्यान से देखो आप, E और F की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है और EF क्या है, डिसजॉइंट है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाऊं कि मान लो ये सैंपल स्पेस S है और अगर ये E है और ये F है, तो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये ओके है ये भी ओके है, क्योंकि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, एक्सोमेटिक डेफिनेशन भी कहता है, हम जानते भी है। तो ये E ले लिया मैंने और ये F ले लिया, फाइन, समझना आप लोग। EF डिसजॉइंट है कि नहीं यहाँ पे, यस और नो? यस यस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F 1 आएगा कि नहीं? यस सर। और ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है, यस सर। है ना, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। E यूनियन F 1 है और E इंटरसेक्शन F 0 है। अब आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, अब E इंटरसेक्शन G 1/4 है, E का कॉमन G के साथ 1/4 है और G की अकेली प्रोबेबिलिटी 7/12 है। तो बोल रहा है F का कॉमन G के साथ बताओ। हालांकि ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे देखो तो मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट है, हालांकि टोटल प्रोबेबिलिटी भी यूज कर सकते हो आप, बट ठीक है अभी चूंकि पढ़ाए नहीं तो मैं ऐसे ही बताता हूं। देखो सो इसमें मान लो कोई एक सेट है, ये मान लेते हैं G है, जो अभी ग्रीन कलर का मैंने बनाया है, जो आपको सर्कल टाइप का दिख रहा है, वो हमारा सेट G है, मान लिया। तो ये मेरा सेट G है, ये वाला E था, दिस इज E, दिस पार्ट इज F एंड ये जो सर्कल बनाया वो G सेट है। अब बताइए अगर मुझे G सेट को लिखना है तो मैं इस पोर्शन को क्या लिख सकता हूं, कोई बता सकता है इस पोर्शन को क्या लिखूं? 1/4। हाँ यस ठीक है, मतलब आप क्या चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ
E इंटरसेक्शन G, करेक्ट बताया आपने, सही बताया है। दिस एंड ये पोर्शन कौन सा है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोर्शन? 3/4. हाउ डू यू नो? Probability of F intersection G. मैं नाम पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए E इंटरसेक्शन G, मतलब दिस इज द पोर्शन ऑफ इवेंट E विथ G, G ये वाला पोर्शन है ना, एंड दिस इज द पोर्शन F इंटरसेक्शन G। ये जो आपको एक दिख रहा है अंडर कलर का, जो मतलब उन्हें येलो बनाया है, ये जो पोर्शन है ये G इवेंट है, पूरा सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस के दो पार्ट हैं, एक है E, एक है F। तो जो हमारे पास G के दो डिसजॉइंट पार्ट हो गए एक्चुअली, एक डिसजॉइंट पार्ट है जिसका नाम हो गया E इंटरसेक्शन G, मतलब G का पार्ट E के साथ कॉमन है। दिस पार्ट इज E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। सो कैन आई राइट दिस, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है एक्चुअली, है ना। आप थोड़ा सा और लॉजिकली ऐसे सोच सकते थे कि G सेट कैन बी रिटन एज E इंटरसेक्शन G यूनियन F इंटरसेक्शन G, ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि E इंटरसेक्शन G ये पोर्शन है, F इंटरसेक्शन G ये पोर्शन है, दोनों का यूनियन लेंगे तो ये आएगा, और दोनों डिसजॉइंट भी है एक्चुअली। तो अगर दो सेट डिसजॉइंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A एंड B आर डिसजॉइंट। यहाँ डिसजॉइंट है तो आई कैन राइट दिस। इसमें कुछ को डाउट है, फिगर देख के समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ओके चलिए अब बताइए, अब आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, ये पता है, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा? चेक करो, यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना। हाँ, तो ये आपको दे रखा है ना क्वेश्चन में 7/12 है, और ये वाला पार्ट दे रखा है 1/4 है, और उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है। सो कैन यू नॉट फाइंड दिस? ओके, सो F इंटरसेक्शन G पूछा गया है, कितना आ गया? 1/3. अच्छा 1/3। ओके, अब देख लो किसी को डाउट, पहला क्वेश्चन टेस्ट का देखो, पीडीएफ ग्रुप में भेजा है, यू ओपन दैट पीडीएफ, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, उसका ये सॉल्यूशन है। और सर इसको ऐसे तो बना देते ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू 1, और फिर उसका फॉर्मूला लगा के। हाँ वो भी कर सकते हैं, यूनियन F यूनियन G, यस उससे भी आ जाता। मतलब कई सारे अप्रोच है, और भी अप्रोच है हालांकि। सो देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखो यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, एंट्रेंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है आपको। थ्योरीज हर बुक में वही लिखा है, हर टीचर वही पढ़ाएगा, लेकिन आपने पढ़ लिया थ्योरी, क्योंकि 11-12 में ये थ्योरी पढ़े होंगे आपने, बेसिक प्रोबेबिलिटी बीएससी में पढ़ा होगा, जैम में भी पढ़ रहे हैं, आगे भी जाओगे एमएससी करोगे तब भी यही पढ़ोगे, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल एक्चुअली बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है। वो कैसे डेवलप होगी? जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है, कई बार बच्चे सर बुक पूरा पढ़ लेते हैं, थ्योरी पूरा समझ आ गया, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, क्योंकि आप जहाँ टाइम देंगे उसमें आप अच्छे बनेंगे ना। थ्योरीज लिमिटेड है, अब उसमें एप्लीकेशन उसका अनलिमिटेड है। ये भी एक देखो एप्लीकेशन है सिंपल, लेकिन यहाँ तक सोच पाना आसान नहीं है। चलिए ठीक है, ओके। और कुछ पूछना है किसी को टेस्ट में से? सर क्वेश्चन नंबर 7 बता दीजिए। 7 क्या बोल रहा है? 3 independent trials consisting of rolling a fair die are performed. The probability that 2 appears before 3 और 5. अब देखो ये सब क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास 11th का एनसीईआरटी उठाओ और उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में जाकर देखो, इस तरह क्वेश्चन है क्लास 11th में। हाँ विश्वंत सर 7 पूछा है मैंने, लेट बी द। ओ अच्छा सॉरी, मैं 7th सीरियल नंबर पे जो आई थिंक 3rd क्वेश्चन है ये। ओ 1 मिनट, तो मैं कहाँ पे चला गया? 7th क्वेश्चन है ना सर ओमेगा 1 2 3 4 दिया हुआ। हाँ फाइन यस। तो let P be the probability function that assign the sum weight to each of the points of the sample space 1 2 3 4. E set containing 1 2 F 1 3 G 3 4. Then which of the following is true? E and F are independent, E and G are independent, E and G are independent, E F G are independent. तो independent events अभी मैं पढ़ाऊंगा,
हालांकि आप लोगों ने क्लास 12th में इंडिपेंडेंट इवेंट टॉपिक है, मैं फिर से कह रहा हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्लास 12th में भी है। तो चलो थ्योरी ब्रांच में अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, मान लो अभी डाउट्स है तो पहले मैं पूछता हूं कि ऑप्शन ए जो है बोल रहा है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, तो कोई मुझे मीनिंग बताओ कि ई एंड एफ इंडिपेंडेंट कब होंगे। ऑप्शन ए में उनके प्रोडक्ट के बराबर है। यस, अगर हम ये दिखा दे कि ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल है पीई इंटू पी एफ के तो हो जाएगा। तो ये तो आप इजिली चेक कर देंगे क्योंकि आपको सैंपल स्पेस भी पता है, ई भी पता है, एफ भी पता है, तो आप चेक करके बताइए ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है। ये सर ट्रू है। ट्रू आएगी। चलिए ओके, बी ऑप्शन में आपसे पूछा गया है ई एंड जी आर इंडिपेंडेंट, तो सिमिलर बेसिस पे आपको पता है कि आपको यहां दिखाना पड़ेगा ऐसा। अगर ऐसा हो रहा है तो अब ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो आपको नहीं आता, ये क्लास 12th में, मैं फिर से कह रहा हूं यहाँ कोई बच्चा नहीं जो बिना 12th पढ़े आ गया होगा, तो उसी वजह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि क्लास 12th में इंडिपेंडेंट इवेंट की टॉपिक है, आपको रिवाइज करना है। अगर आप भूल गए हो तो एक बार 11th 12th की प्रॉपर्टी रिवाइज करो आप, इवन कैलकुलस भी, क्योंकि यहाँ वो कैलकुलस भी आएगा। सो ये हो गया, देखो ये ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है बी ऑप्शन। सर फॉल्स। अच्छा, तो बी फॉल्स हो गया। सी ऑप्शन आपका है एफ एंड जी आर इंडिपेंडेंट, तो मुझे उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। दिस बताइए ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है सी वाला। सर ये ट्रू आ रहा है। ओके चलिए ट्रू आ रहा है। बाकी लोग अंधविश्वास नहीं करना, आप खुद भी पेन पेपर चलाओ, आपके पास क्वेश्चन है ग्रुप में, पेन पेपर आपके घर पे होगा, आप लिख के देखो कि ये ट्रू सच में आ रहा है फॉल्स सच में आ रहा है, वेरीफाई करो खुद से। अंधविश्वास नहीं करना कि वो बोल रहा है सही बोल रहा होगा या सर बोल रहे हैं सही बोल रहे होंगे, तुम एक बार वेरीफाई करो। एग्जाम में ना सर आएंगे ना वो लड़का आएगा जो जवाब दे रहा है, आपको खुद अपना आंसर चेक करना, वहां खुद ही कॉन्फिडेंट होना है। तो कॉन्फिडेंट कब होगे जब आप खुद से सॉल्व करोगे और आपका आंसर करेक्ट आएगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सॉल्व कर पा रहे हो वो चीजें। ठीक है, तो थर्ड ट्रू कह रहे हैं। डी पे आते हैं। डी बोल रहा है कि ई एफ जी आर इंडिपेंडेंट। अब मुझे कोई इसका मीनिंग समझाओ, ई एफ जी आर इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग है। सर तीनों का इंटरसेक्शन उनके प्रोडक्ट्स के इक्वल होना चाहिए। दिस इज नॉट एनफ एक्चुअली। अब यही आपको समझना पड़ेगा कि जब मोर देन 2 सेट्स है तो जब इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है सो दे आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। जैसे मैं आपको वही बताया पेयर वाइज डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट, वैसे ही आगे लिखाऊंगा पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन जो लिखा हुआ है ई एफ जी आर इंडिपेंडेंट, उसका मीनिंग एक्चुअली है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ शुड बी पीई इंटू पी एफ कॉमा। अब यही डाउट हो जाता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें थ्योरी बहुत ज्यादा क्लियरली समझ आती है कि उसको कैसे अप्लाई करना है ना। इसका मीनिंग बता रहा हूँ, थर्ड ऑप्शन है क्या मीनिंग है। एफ इंटरसेक्शन जी पी एफ इंटू पी जी, इसी में आएगा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जी पी ई इंटू पी जी। ठीक है, ई एफ एफ जी ई जी एंड एट द एंड ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ इंटू पी जी। जो फोर्थ ऑप्शन में जो लाइन लिखी हुई है ई एफ जी आर इंडिपेंडेंट, उसका ये मीनिंग है अगर ये चारों कंडीशन होल्ड करेगा तभी फोर्थ ऑप्शन ट्रू होगा। और आप सोच रहे हो सर मुझे ये पता क्यों नहीं है, क्योंकि आपको म्यूचुअली इंडिपेंडेंस का डेफिनेशन नहीं पता है, इसलिए आपसे नहीं हो रहा है। सिंपल लॉजिक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप में मिसिंग है। ये अलग बात है आपको लगता है कि आपको आता है लेकिन आपको आता नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि घर पे सब आ रहा होता है, एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा होता, तो वो गलतफहमियां होती हैं जो एग्जाम में दूर होती हैं एक्चुअली। तो आपको पहले दूर करने, कैसे दूर होंगे, जब आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करें, जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करें, बहुत सारे टेस्ट देंगे, फिर आज जिन्होंने टेस्ट दिया होगा उसके मेल पे आंसर आ गया होगा कि आपके क्या कितने सही हैं कितने गलत हैं, किस ऑप्शन के क्या करेक्ट ऑप्शन, ये भी मेल पे आ गया होगा। जिन लोगों ने टेस्ट दिए होंगे उनको पता चल गया होगा। जब आप सबमिट करोगे तो इमीडिएटली आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आंसर आपके ये गलत है, ये सही है, आपके इतने मार्क्स आए। और भला ही बाद में मैंने भेजा भी था ग्रुप में, और वो आपको उस टाइम जब सबमिट करोगे उसी टाइम दिखेगा आपको कि आपके कितने करेक्ट हुए कितने इनकरेक्ट हुए और किस क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आंसर की उसमें अटैच्ड है एक्चुअली। जब आप सबमिट करोगे दिख जाएगा आपको। तो उस तरीके से तो आप देख पा रहे, चूंकि ये वाला गलत था, तो चूंकि ये वाला गलत है तो इसीलिए ये ऑप्शन
ये सुनो, ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ जो बच्चे गलती कर रहे थे वो क्यों गलती कर रहे थे? क्योंकि उनको ये नहीं पता 3 सेट के इंडिपेंडेंट होने का क्या मीनिंग है। ये होगा डाउट आपका, आई थिंक सो। अगर कुछ और है तो आप पूछिए। ठीक है, तो अगर कुछ और क्वेरी इस क्वेश्चन से रिलेटेड है तो पूछिए आप। हेलो सर। यस सचिन, हाँ। सर बोला था सर इंडिपेंडेंट इवेंट का सब प्रोबेबिलिटी सेम होता है सर। नहीं, सेम क्यों होगा? सेम, यहाँ पे देखिए आप, एक मिनट, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में आपका जो सैंपल स्पेस है वो है 1 2 3 4 और E की प्रोबेबिलिटी है 2/4, F की भी है 2/4 और G की भी है 2/4 ना। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है, यहाँ पे तो चूंकि इक्वल आया, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है, समझ रहे हो ना। अच्छा, यहाँ पे ये भी फेल हो रहा होगा, ये भी फेल हो रहा होगा, नहीं? क्योंकि ये 0 आ रहा होगा और ये आपका 1/8 आ रहा होगा। हाँ ठीक है सचिन, तो आंसर है नो। जरूरी थोड़ी है इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। इंडिपेंडेंट का ये मतलब है कि उसका अकरेंस उसको इफेक्ट नहीं करेगा। मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा आगे, तो यही मैं कह रहा हूं कि सिलेबस के एक एक वर्ड का डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन क्लियर है तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। डेफिनेशन के बाद आते हैं वो थ्योरम्स, रिजल्ट्स, ये सब बाद आते हैं, वो आते हैं चीजों को आसान बनाने के लिए। लेकिन चूंकि डेफिनेशन ही नहीं पता है आपको तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे ही फंसोगे। ये चीजें हैं। थैंक यू सर। जी चलिए, सो और कुछ क्वेरी है किसी को स्ट्रेस से रिलेटेड? 5 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 9 क्वेश्चन में पढ़ो, बताना सही बोल रही है। E1 E2 E3 E4 वाला ना। यस सर। B4 इंडिपेंडेंट इवेंट, फिर से इंडिपेंडेंट इवेंट आ गया। तो इंडिपेंडेंट, हालांकि मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये क्लास 12 में भी है, फिर से बोल रहा हूँ। तो चूंकि यहाँ पढ़ाऊँ फिर से, क्योंकि वो कराना है बेसिक प्रोबेबिलिटी पार्ट हमारे पास। सो E1 E2 E3 E4 B4 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, E1 E2 E3 E4 चारों की प्रोबेबिलिटी पता है आपको। P be the probability that at most 2 events among this occurs। तो ये समझना जरूरी है। जरा ये अच्छा, पहले इस क्वेश्चन पहले थ्योरी समझते हैं जरा। मेरे पास 2 इवेंट है, मान लो, चलो ऐसे लिखता हूं मैं, मेरे पास 2 इवेंट्स है E1 एंड E2, ठीक है। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन समझते हैं। मतलब मान लो कि कोई 2 इवेंट है इस तरीके से, ये हमारा सैंपल स्पेस है, दिस इज E1, एक सेट है पहला वाला E1 एंड दूसरा सेट हमारे पास है E2। अब बताओ, जैसे आप कुछ वर्ड्स लिखे होते बोथ E1 एंड E2, तो ये तो सबको क्लियर होगा कि इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। मतलब मैथमेटिकली क्या लिखते हैं इसको हम? राइट। अगर आसान चीज भी पूछो फिर भी बताओ, ये नहीं समझना कि इसी का आता ही है। अगर लिखा होता है एटलीस्ट E1 एंड E2, इसका क्या मीनिंग है? हाँ, E1 यूनियन E2। अब बोलूंगा E1 बट नॉट E2, उसका क्या मीनिंग है? सो E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, या आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे E1 माइनस E2, दोनों सेम बात है, ठीक है, बोथ आर सेम थिंग। E1 माइनस E2 लिखो या E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट लिखो। सिमिलरली E2 बट नॉट E1, तो ये भी वैसे ही है, E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट या E2 माइनस E1। अब लिखा रहता है नाइदर E1 नॉर E2, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लेगा आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये मतलब है। सेम इस क्वेश्चन में भी है कि आपको पहले पता होना चाहिए, वो एटलीस्ट लिखा है ना, उसने क्या लिखा है कि एटमोस्ट 2 इवेंट अकर्स। अब आपको पता हो कि एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है, तो आते हैं। सो नाइदर E1 नॉर E2, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? सो इसका मतलब नॉट E1 एंड नॉट E2, तो मतलब एक तरीका से ऐसे लिख सकते हो, इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, या डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर लोगे तो E1 यूनियन E2 का होल कॉम्प्लीमेंट, दोनों को मिला दिया, कॉम्प्लीमेंट ले लिया, मतलब कोई भी अकर नहीं होगा। इस तरह से हो गया। ठीक, तो ये हो गया 2 सेट के लिए। अब 3 सेट्स के लिए आते हैं जरा। हालांकि इस क्वेश्चन में 4 सेट की बात की है, पहले 3 के लिए फिर 4 पे चलते हैं। सो 3 सेट्स की बात करते हैं। मान लो हमारे पास है
E1 E2 एंड E3, मेरे पास 3 इवेंट है, ये सैंपल स्पेस है और इसमें लगा लो E1 E2 E3, ठीक, E1 E2 E3। अब सिमिलरली जैसे वहां लिख रहे थे, हम पूछेंगे कि एटलीस्ट वन अकर्स, तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा? 3 में से बात कर रहा हूं, एटलीस्ट वन अकर्स 3 में से। सो एटलीस्ट वन का क्या मीनिंग है बताओ? E1 union E2 union E3 हाँ, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 है ना, एटलीस्ट वन अमोंग, ये भी लिख सकते हो, एटलीस्ट वन अमोंग E1 E2 E3। 3 यहाँ लिख चुका हूं तो 3 की बात कर रहा हूं मैं। फिर जैसे कई बार होता है एग्जैक्टली वन अकर्स, एग्जैक्टली वन इवेंट अकर्स, इसका क्या मीनिंग होगा? E1 intersection E2 complement intersection E3 complement union, ओके so on, sir. ठीक है, हाँ। सो एग्जैक्टली वन अकर होना है, तो यहाँ पे क्या इन्होंने बताया कि E1 अकर्स एंड E2 डज नॉट अकर एंड E3। सो हालांकि ये मीनिंग आप लोग जानते होंगे, तो जहां भी एंड होगा, एंड का मीनिंग होगा इंटरसेक्शन से, और होगा तो और का मीनिंग होगा यूनियन से। समटाइम्स दिस विल क्रिएट प्रोडक्ट एंड दिस विल क्रिएट प्लस, ठीक है ना। सो ऐसा है, सो लाइक E1 अकर्स एंड E2 डज नॉट अकर एंड E3 अकर्स, तो इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। सो आइदर दिस विल हैपन और E1 does not occur, E2 occurs, E3 does not occurs, और इसी के तीसरे बना जा सकते हैं, तो मैं इसको आगे यहीं पे ऐड कर देता हूँ शुरू में ही। सो एक केस यहाँ हो सकता है E1 does not occur, E2 does not occur and E3 occurs, और बीच में है यूनियन। तो इस तरीके से, तो ये एक्चुअली सेट जो लिखा हमने, दिस इज एग्जैक्टली वन इवेंट अकर अमॉन्ग 3 E1 E2 E3। ओके, अब आता है एटलीस्ट वन हो गया, एग्जैक्टली वन हो गया, लिखा होगा, मान लो बोल देगा एटमोस्ट वन अकर्स। अब बताओ एटमोस्ट वन अकर्स का क्या मतलब है? अच्छा एक मिनट, इससे पहले मैं इसी को दूसरे तरीके से लिख दूं। सो ये आप ऐसा भी लिख सकते थे E3 माइनस E1 माइनस E2, मतलब E3 अकर्स, E1 एंड E2 डज नॉट अकर, और E1 minus E2 minus E3, और you can write E2 minus E1 minus E3 like this, ठीक है। अब बताओ एटमोस्ट वन अकर्स, सर सेम ही आ जाएगा। कैसे सेम कैसे आ जाएगा? एग्जैक्टली वन अकर्स और एटमोस्ट वन अकर्स, इसका मतलब अलग अलग मीनिंग है, कैसे सेम मीनिंग है? सर उसका एक और हो जाएगा जिसमें तीनों इवेंट नहीं होगा, मतलब तीनों कॉमन वाले भी, इसमें क्या होगा कि एटमोस्ट वन अकर्स, तो ज्यादा से ज्यादा एक अकर होगा, ज्यादा से ज्यादा एक, मतलब एक या जीरो, नो अकर्स और वन अकर्स, इसका ये मतलब है ना। एटमोस्ट वन है, सो आइदर नो अकर्स और ओनली वन इवेंट अकर्स, इसका मतलब ये हुआ एक्चुअली। तो एटलीस्ट वन मतलब 1 2 3 4 सो वन, एटमोस्ट मतलब 1 0 इस तरह जो भी नीचे आ सकता है। तो इसका मतलब है कि आइदर नो इवेंट अकर और एग्जैक्टली वन अकर्स। सो ये तो आएंगे ही, एक और आ जाएगा इसमें, है ना। तो ये वाला तो आएगा ही, लाइक E1 माइनस E2 माइनस E3, या आप कॉम्प्लीमेंट लिखने में कंफर्टेबल हो तो उसमें लिख लो, अगर इंटरसेक्शन में आप कंफर्टेबल हो तो यू राइट इन इंटरसेक्शन, जैसे भी आपको बेटर लगे। सो यहाँ पे है E1 अकर्स, E2 डज नॉट अकर, E3 डज नॉट अकर, यूनियन, ठीक है ना, यूनियन यहाँ लगा रखा मैंने, या इसको हटा दूं अगर, तो यूनियन E2 occurs, E1 does not occur, E3 does not occur, और E3 occurs, E1 does not occur, E2 does not occur, और अब क्या एक और इंक्लूड करना है इसमें, none of them occurs, yes। सो क्या आएगा? E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, E2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, E3 कॉम्प्लीमेंट, मतलब neither E1 occur nor E2 occurs nor E3 occurs, so none of them occurs, means 0 of them 3 occurs, and
ये सब क्या था, एग्जैक्टली वन अकर्स, तो आइदर नो अकर्स और वन अकर्स, सो इट इज एट मोस्ट वन हो गया। सिमिलरली अब 2 के लिख सकते हैं, मतलब मेरे पास 3 इवेंट्स हैं, तो मुझे लिखना है कि पहले चलो एग्जैक्टली से स्टार्ट करते हैं। Exactly 2 among 3 है ना, E1, E2, E3 occurs। अब आपको इसका सेट में बताना है कि exactly 2 among 3, 3 में से only 2 occurs at exactly 2 occurs, yeah, E1 intersection E2 intersection E3 complement yes, and so on. yes, so E1 and E2 occurs, E3 does not occur, ये एक केस हो गया। सो सिमिलर कॉम्बिनेशंस यू मेक, सो दिस इज अ केस, और E1 does not occur, E2 occurs, E3 occurs, है ना, so 2 should occur, exactly 2, or the case is, so here E1 E2 occurred, here E2 E3 occurred, so here E3 does not occur and E1 and E2 will occur, right, like this। सर एक्चुअली E2 complement आएगा, अच्छा। E3 बनिएगा। एक मिनट, मैं गलत लिख दिया ना, अच्छा ये सेम ही आ गया, 1 मिनट, तो हमने क्या लिखा है, E1 E2 E3, इसी ऑर्डर में लिख देता हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो एक मिनट, E1 E2 E3, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट E3 पे लगाए, यहाँ E1 पे लगाए, तो यहाँ E2 पे लगा देते, यही ना, ठीक, सो है ना, ऑर्डर सेम रखना है, ठीक। सो यहाँ पे here E1 E2 occurs, E3 does not occur, here E2 E3 occurs, E1 does not occur, here E1 E3 occurs, E2 does not occur, so exactly 2 occurs actually। Similarly आएगा at least 2 among E1 E2 E3 occurs, so similarly you can write, है ना, at least 2 among these occurs, so means ऊपर वाले सारे इंक्लूड करके एंड आल्सो E1 intersection E2 intersection E3। yes, so it says at least 2, so at least 2 means either 2 or more than 2, so more than 2 कितने होंगे, there are only 3 events, so all 3 can occur, so that one case will be included here, so you have all, है ना, so इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है ना, सो ये तो होंगे ही, प्लस इसी में एक और इंक्लूड कर लो, सो दिस यूनियन, ऊपर कर लेते है ना, सो दिस यूनियन एक और आ जाएगा, सो हियर एटलीस्ट 2 था, तो ऑल 3 कैन ऑकर, सो E1 occurs, E2 occurs and E3 occurs, all 3, so ये हो गया एटलीस्ट 2। सिमिलरली इफ दे आस्क यू एट मोस्ट 2, है ना, so they ask you at most 2 occurs, at most 2 among E1 E2 E3 occurs, बताइए, अच्छा वो भी कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं, इजी रहेगा, तो जो कि एटमोस्ट 2 है, इसका मतलब 2 1 0, तो कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो बस 3 वाला, तो टोटल सैंपल स्पेस माइनस ऑल 3 अकर्स, ये हो जाएगा ना। तो वैसे भी कर सकते हो कि इसने बोला ना एटमोस्ट 2, तो ज्यादा 2 होगा, तो 2 और 1 और 0, सो यूनिवर्स मतलब सैंपल स्पेस, सॉरी क्या बोलता हूँ, टोटल 1 मतलब प्रोबेबिलिटी अगर निकाल रहे हो तो 1 माइनस, हाँ 1 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारे पास ऑल 3 अकर्स, ये चीज है। तो प्रोबेबिलिटी अदरवाइज ऐसे लिखना है अगर मुझे, है ना, जैसे कॉम्प्लीमेंट से प्रोबेबिलिटी निकालना आसान है, अदरवाइज उसमें काफी आ जाएगा कि एटमोस्ट 2 है तो 2 अकर्स 2 वाले सारे लिखो, देन 1 वाले सारे लिखो, देन नो अकर्स वो लिखो, तो ये सब इंक्लूड करना पड़ेगा, इस तरह से है। या इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो तो एग्जैक्टली 3 अकर्स ये हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब इस सैंपल स्पेस में से तुम घटा लो एग्जैक्टली 3 अकर्स, सो क्या हो जाएगा E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। एक ये भी है, ये सैंपल स्पेस लिख रहा हूं, अगर आप S से डिनोट कर रहे हो तो यू कैन राइट S, सो सैंपल स्पेस में से एक्सक्लूड कर लो ऑल 3 अकर्स, तो ओनली 3 था तो एटमोस्ट 2,
अगर आपको पूरा लिखना है, नहीं आई वांट टू राइट ऑल, सो फर्स्ट ये तो आएगा ही, है ना। ये क्या था, ये था एग्जैक्टली 2 अकर्स वाला ना, सॉरी एटलीस्ट 2 अकर्स। तो यहाँ तो बोल रहा है एटमोस्ट 2 अकर्स, तो एटमोस्ट 2 है तो बस ये वाला आउट हो जाएगा, लास्ट वाला, तो है ना, उस आउट से कर दिया। तो मैं इसको एक बार कॉपी करके फिर से बस लास्ट वाले को हटा के दूसरा लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एक्चुअली इसको हटा दो बस। तो अभी जो लिखा हुआ है ये क्या है, हेयर एग्जैक्टली 2 अकर्स, राइट। इसमें बोला है कि एटमोस्ट 2, तो एग्जैक्टली 2 अकर्स, देन एग्जैक्टली 1 अकर्स, देन यू विल इंक्लूड, देखो ये इक्विवेलेंट है जो अब लिख रहा हूं मैं उसके। सो एग्जैक्टली 1 अकर्स, तो E1 अकर, E2 डज नॉट अकर, E3 डज नॉट अकर, और E1 occurs, E1 does not occur, E2 occurs, E3 does not occurs, or so exactly 1 occurs. I'm writing exactly 1 occurs. Okay, so E1 does not occur, E2 does not occurs, and E3 occurs. ये हो गया। तो क्या हो गया, exactly 2 occurs, exactly 1 occurs, and none of them occurs. So none of them occurs means union क्या आ जाएगा, none of them का मतलब E complement intersection E, E2 complement intersection E3 complement. yes, so ये आ गया E1 complement, E2 complement, E3 complement. so इस तरीके से this is a set at most 2 occurs, ठीक है। बाकी तो 3 के 3 सेट लिख रहे थे ना, so all 3 occurs, you know, E1 intersection E2 intersection E3, neither E1 nor E2 nor E3 occurs, तो वो भी लिख सकते हैं। so यहाँ होगा, यहाँ जाएगा neither E1 nor E2 nor E3 occurs, ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्या आ गया ये, क्या होगा, neither E1 nor E2 nor E3, E1 complement E1 complement है ना। और यू कैन राइट E1 union E2 union E3 whole complement, both are same by De Morgan's law, De Morgan's formula, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक all 3 occurs, you already know all 3 occurs is E1 intersection E2 intersection E3, so लिखने की जरूरत नहीं है ना। अगर मैं लिखता कि so if I write here all 3 occurs, so ये हो गया E1 intersection E2 intersection E3. so in case of 3 sets हमने जो भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता वो सारी लिख लिया, और ये रट्टा नहीं मारना आपको, आपको समझना ये हो कैसे रहा है एक्चुअली। तो सिंपल लॉजिक है, जितने अकर होने हैं इट्स डायरेक्टली वो लिख दो E1 E2, जो नहीं अकर होने उस पर कॉम्प्लीमेंट लगा लो, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, बाद में यूनियन ले रहे हैं, यूनियन केसेस हैं, आइदर दिस केस और दिस केस, तो जहां भी और OR आ रहा है और आ रहा है मींस यू टेक यूनियन, वेयर एंड कम्स you take intersection, simple. Sir, neither E1 nor E2 nor E3 का complement वाला वर्जन समझा दो जो दूसरी लाइन में लिखा आपने। अच्छा ओके, सो अरे ये एक्चुअली हमारे पास आगे आएगा, ये सेट थ्योरी में एक फॉर्मूला होता है डी मॉर्गन्स लॉ, वो क्या कहता है कि E1 यूनियन E2 होल कॉम्प्लीमेंट या E1 इंटरसेक्शन E2 होल कॉम्प्लीमेंट, बताइए फर्स्ट वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोई बताओ। E1 complement intersection E2 complement जी, तो ये हो गया दिस, एंड सेकेंड वाले को क्या लिखें, E1 complement union E2 complement. ठीक है। सो ये 2 सेट्स के लिए लिखा हमने, यही चीज 3 सेट्स के लिए लिखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 होल कॉम्प्लीमेंट, सो यू ऑलरेडी नो यूनियन जो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सब सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी क्लास 11th NCERT का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इन क्लास 11th NCERT बुक जो है। सो
जस्ट रिवाइज इट, एक्चुअली रिवाइज थोड़े करने की जरूरत है, आते तो है आप लोगों को, रिवाइज करना पड़ेगा. सिमिलरली E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 होल कॉम्प्लीमेंट, सो यू कैन सिंपली राइट E1. अब इंटरसेक्शन कन्वर्ट्स इनटू यूनियन. ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है. सो आई हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला. ठीक है, एक बार इसका ये भी एक्सप्लेन कर दो कि इंग्लिश में इसको कैसे रीड करेंगे. जैसे लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिखा नाइदर E1 नॉर E2 नॉर E3, और राइट हैंड साइड को हम कैसे पढ़ेंगे? हाँ ये सेम है ना. सो नाइदर E1 occurs nor E2 nor E3, they are same thing. So what you are doing here, E1 union E2 union E3 means you are taking at least one of them occurs and then you are taking complement. So complement means not of that. So in the bracket, inside bracket we have either E1 or E2 or E3 occurs, then you are taking complement. So means neither E1 nor E2 nor E3 occurs actually. ओके सर. सर प्रोबेबिलिटी के टाइम में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हाँ वो इजी हो जाएगा. यस, अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आगे सो दैट विल बिकम इजी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इससे जस्ट कॉम्प्लीमेंट आप लोग आगे पढ़ेंगे. अभी हम चूली फॉर्मूला लिखाने, मैंने एक ही क्लास हुआ ना अभी, सो फॉर्मूले लिखने हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A. So whenever you find the probability, you can write 1 minus probability of E1 union E2 union E3. Yes. सर Yes. सर प्रीवियस प्लेस at least 21 One minute. This at most 20 on I sir. this was for 2 event. Okay. This is for 3 events. Okay sir. And in case of 3 events, this is also continued. So it is continued for 3 events only. So it is continued for 3 events only. बहुत लिख दिया इसमें. हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ था. ओके. Okay, then now come to the 4 events. Now let's come to 4 events. So if we have 4 events, E1, E2, E3 and E4. So there are 4 events are there. E1, E2, E3 and E4. सर एक डाउट और है सर. हाँ बोलो. सर जैसे पिछले पेज पे हमने लिखा था E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 का कॉम्प्लीमेंट, तो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 को तो हम बोलेंगे E1 एंड E2 एंड E3. इसके कॉम्प्लीमेंट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यस. सो इसका एक्चुअली ये मतलब हुआ, ये क्या है, ऑल 3 अकर्स, यही हुआ ना, कॉम्प्लीमेंट छोड़ के ऑल 3 अकर्स. सो कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली ये बता रहा है कि ऑल 3 अकर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेस देन 3 अकर्स Major 3 occurs. या All three does not occur together. All three does not occur. हाँ यस, ऑल 3 डज नॉट अकर टुगेदर, यू कैन से. और अदर मोस्ट 2 अकर सर ये बोल सकते हैं? हाँ यस, एट मोस्ट 2 अकर्स. यस. हाँ ओके. So all 3 occurs, you just excluded that. All 3 does not occur together. So means at most, at least 2, no, at most 2 occurs, right? At most 2 occurs actually. ठीक है ना? At most 2 occurs actually, not at least. At least करेंगे तो ये वाला भी आ जाएगा 3. तो at most 2 occurs we can say. The meaning is at most 2 occurs. अच्छा ये सब चीजें वेन डायग्राम में देखना आसान रहता है. अगर आप इसको वेन डायग्राम पे देखो, मान लो इसी सेट को हम वेन डायग्राम में अगर देखें, सो वो इजी रहेगा. सो E1, E2, E3. नाउ इफ यू सी दिस सेट, सो वेयर इज दिस सेट लोकेटेड? वो पोर्शन अगर मैं सेट करूं, जरा समझिए. सो यू ऑलरेडी नो. अच्छा एक मिनट, तो हमें क्या किया हमने, कॉमन जो है, तो ये पोर्शन का नाम क्या है, इस पोर्शन का नाम है आपका, यू नो ऑलरेडी, क्या नाम है इस पोर्शन का?
E1 intersection A1 intersection. यस, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। अब इस पोर्शन, ये सैंपल स्पेस है पूरा S, सो एक्सेप्टिंग सैंपल स्पेस को छोड़ के अब बाकी पोर्शन को सेट कर दो। सो यू सेट ऑल द पोर्शन एक्सेप्ट सैंपल स्पेस, सॉरी एक्सेप्ट इंटरसेक्शन। हाँ, क्या करें, कॉम्प्लीमेंट लेना, वी आर टेकिंग कॉम्प्लीमेंट। तो इसको छोड़ के बाकी पोर्शन आप सेट कर दो, ठीक है। ये पूरा ये जो पोर्शन मैं अभी ब्लू कलर से सेट कर रहा हूं, दिस पोर्शन इज दिस सेट जो हमने लिखा है, ठीक है। तो इसमें वो पोर्शन भी है कि नॉन ऑफ देम अकर्स, यस सर। ठीक है ना। सो ये जो मैं सेट कर रहा हूं, बस ये येलो वाला पोर्शन छोड़ के बाकी पूरा सैंपल स्पेस का पार्ट जो है दैट इज दिस सेट और दिस सेट, जस्ट एक्सेप्ट द येलो पोर्शन, ये चीज है। तो इस तरीके से हो गया। यू कैन मेक अदर सेट ऑल्सो, बाकी सेट को भी आप वेन डायग्राम पे देख पाओगे। तो हमारा यहाँ पे जैसे था E1, फिर ऐसे ही यहाँ पे था E2 और यहाँ पे था E3, लाइक दिस। सो जो आपका ब्लू पोर्शन है वो ये वाला है, जो येलो पोर्शन है E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 है, और जो ब्लू पोर्शन है वो कॉम्प्लीमेंट है उसका एक्चुअली। चलिए अब 4 सेट के बारे में बात करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट 4 सेट्स, 4 इवेंट्स E1 E2 E3 E4 आर देयर, ओके। सो अगेन जैसे इन्होंने लिखा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, एट मोस्ट 2 इवेंट्स, और यही से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया था, जो 9th क्वेश्चन आज का टेस्ट में था, सो दे आस्क्ड यू एट मोस्ट 2 इवेंट अमॉन्ग E1 E2 E3 E4 occurs। सो एट मोस्ट 2 इवेंट occurs, सो बताइए एट मोस्ट 2 इवेंट occurs, सेट के फॉर्म में क्या लिखोगे? सर फिर से 1 लाइन करके करने में सोच ही पड़ेगा। हाँ, उससे भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ समझना, एट मोस्ट 2 मीन्स मैक्सिमम 2 विल, तो 2 और 1 और 0, तो मतलब 2 सेट्स exactly 2 event among 4 will occur, और exactly 1 among 4 will occur, और no among 4 will occur। इसी को आपको लिखना है, या कॉम्प्लीमेंट में भी लिख सकते हैं। तो पहले डायरेक्ट लिख के देखते हैं। तो डायरेक्ट में क्या, एट मोस्ट 2, शायद कॉम्प्लीमेंट में छोटा हो जाएगा अप्रोच, क्योंकि 3 और 4। yes just 3 4, हाँ, when you take complement there are 4, so all 3 will occur, और exactly 3 will occur और all 4 will occur, yes। तो उसमें कम टर्म्स आएंगे, यहाँ टर्म्स ज्यादा आएंगे, yes, ठीक है ना। सो यहाँ मतलब हो गया कि लाइक पहले तो ये देख लेंगे हम कि 0 से स्टार्ट करें, नॉन ऑफ देम अकर्स, E1 कॉम्प्लीमेंट, E2 कॉम्प्लीमेंट, E3 कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया नॉन ऑफ द इवेंट अकर, 0 वाला, कि नॉन ऑफ द इवेंट अकर्स, सर 4 लगेगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। हाँ, 4। E4 लगेगा अच्छा एक मिनट, यस यस यस, वो मैं 3 के बारे में सोच रहा हूँ, 4 ना, यस यस। तो सो E4, क्योंकि 4 हमारे पास है ना। सो नॉन ऑफ देम अकर्स, ठीक है, वी हैव 4 इवेंट्स एंड नॉन ऑफ देम अकर्स। सिमिलरली अब बाकी लिख लेंगे। सो और दिस इज वन केस, और एग्जैक्टली 1 अकर्स, सो E1 अकर्स, E2 डज नॉट अकर, सॉरी यहाँ यूनियन गलती से आ गया है। सो E1 occurs and जहाँ भी आ रहा है इंटरसेक्शन, so E1 occurs and E2 does not occur and E3 does not occur and E4 does not occur। Similarly केसेस होंगे और, है ना। तो एक केस हुआ ऐसा, फिर E2 के लिए होगा कि E2 occurs, उसी ऑर्डर में लिखता हूँ मैं। so E1 does not occur, E2 occurs, E3 does not occur, E4 does not occur, exactly 1 लिख रहा हूँ। सिमिलरली यूनियन, अभी कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, पहले ये लिख देता हूँ। सो इसमें क्या हो गया, हेयर E1 occurs, हेयर E2 occurs, हेयर E3 occurs, फिर ऐसे ही सो हेयर E4 occurs, ये हो गया। एंड
क्या हो गया, तो none of them occurs, exactly one occurs. Now you will write exactly 2 occurs. तो 4C2 कितना होता है 6, तो 6 टर्म्स आएंगे इसमें, है ना. सो यहाँ होगा E1 occurs, E2 occurs, E3 does not occur, E4 does not occur. और एक मिनट, एक तो मैं गलती से ना यहाँ यूनियन बनाया था, तो यहाँ इंटरसेक्शन ही आएगा. So E1, E2 occurs, E3, E4 does not occur. Then वही पहले लिख लेता हूँ. So here E1 occurs, E3 occurs, E2, E4 does not occur. ऐसे ही केसेस बना लेंगे सारे, ठीक है ना. तो 2 वाले केस लेने, 2 exactly 2 occurs वाले. So E1, E2 हो गया, E1, E3 हो गया, फिर ऐसे E1, E4, फिर हो गया E2, E3, E2, E4, फिर E3, E4, इस तरीके से आ जाएगा. तो लिखो लास्ट वाला जस्ट लिख लेता हूं मैं. तो लास्ट में क्या होगा कि E1 does not occur, E2 does not occur, E3 occurs, E4 occurs. तो इस तरीके से 6 टर्म्स आएंगे. 3 तो लिख दिए, 3 मैंने छोड़ दिए. सो इस तरीके से, सो यू कैन राइट लाइक दिस. इसका कॉम्प्लीमेंट लिखते तो आसान होता कि लाइक 3 occurs एंड ऑल 4 occurs. तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट इसी को दूसरे टर्म्स में लिखना चाहो, ठीक है ना. सो दिस वाज व्हाट एट मोस्ट 2 occurs ना. तो एट मोस्ट 2 occurs का कॉम्प्लीमेंट, तो सैंपल स्पेस या तो s लिख लो या ओमेगा लिख लो. तो सैंपल स्पेस माइनस क्या क्या माइनस करोगे आप, एग्जैक्टली 3 occurs एंड ऑल 4 occurs वाला. ऑल 4 occurs ले लो पहले. E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4, इसको मैं अभी ऐसा लिखता हूं. फिर इसका और E1 occur and E2 occurs and E3 occurs and E4 does not occur. So here what I am writing, 3 exactly 3 occurs, so 4th does not occur, है ना. और इसमें केसेस होंगे और, so like the cases are, so here E1, E2, E3 occurs, तो E1, E2, E3 does not occur, E4 occurs like this. और similarly 1 2 3 हो गया, 1 2, so यहाँ भी कितने केसेस आएंगे, 4. So हाँ, E4. अब यहाँ पे क्या करना है, सो वहाँ E1, E2, E3 अगर हुआ, यहाँ 1 2 3 हुआ, 1 2 4 हुआ, 2 3 4 कर दो, E1 को आउट कर दो, है ना. 4 डज नॉट अगर, 3 डज नॉट अगर, या 2, या कैसे भी कर लो, E1 या E2 किसी को, E2 डज नॉट अगर हो गया, और एक में लिख लो E1 डज नॉट अगर, इस तरीके से. तो यहाँ आ जाएगा यूनियन E1 does not occur and E2, E3, E4 occurs like this. ऐसा लिख लेना, ठीक है ना. तो ये हो गया. So okay, so complement you can write this way also. So बाद में probability लिखोगे, probability 1 minus this probability of this set, इस तरीके से. ओके अच्छा, कि ये सब डिसजॉइंट है तो यूनियन हो जाएगा. तो ये तो हो गया. अब इस क्वेश्चन का आप क्वेश्चन ट्राई कर पाओगे. चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अभी. सो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था टेस्ट में, है ना. हालांकि क्वेश्चन हमने पूरे थ्योरी कंप्लीट तो नहीं किए हैं, लेकिन थ्योरीज सबको आइडिया है, आप सबको ऑलरेडी आइडिया है. सो ये कहना चाह रहा है कि E1, E2, E3 पर 4 इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है एक्चुअली. तो कहना चाह रहा है चारों प्रोबेबिलिटी पता है, P प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 इवेंट अकर अमंग दिस अकर्स. तो व्हाट इज 24P. देखो P बोल रहा है कि स्मॉल p इज प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 अकर्स. बाकी ऐसे लिख सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है ना. सो एट मोस्ट 2 अकर्स, तो मींस अगर 1 माइनस कर दो तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये ना, एट मोस्ट 2 अकर्स. क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट में, हेयर वर्ड में क्या लिखूं इसको मैं, 1 minus at least 3. हाँ एटलीस्ट 3 अकर्स. सो 4 में से कम 3 अकर होगा, और बाकी आप लिख ही चुके हैं. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, अभी ब्रैकेट में लिख लो भाई कि एटलीस्ट 3. तो अगर 3 अकर होंगे तो 3 या 4, तो अगर चारों अकर हो गया मान लो पहले दिस थिंग प्लस, अब ये ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. ऐड क्यों कर रहे हैं? सो एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन जो लास्ट क्लास में लिखा था, सो यू सी
थर्ड कंडीशन ऑफ एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, वो कहता है कि इफ A1 A2 A3 A4 these are pair wise disjoint, then union of probability of AIs, मतलब probability of union of AIs is equal to summation of probability of AI, मतलब A1 union A union B is equal to PA plus PB when AB are independent. Probability of A union B union C is equal to PA plus PB plus PC when ABC are independent. इस तरीके से, तो उसी लॉजिक से सबका सम हो जाएगा। अच्छा चार्ज पे नहीं लगाया, तो आगे करके देखो, अब 100 जिनका डाउट है पर देखो कर पाओगे आगे। सो जस्ट इंटरसेक्शन को अब प्रोडक्ट में लिख दो क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो ओके, सो अभी मैं लिखूं अगर सो दिस विल बी, बाकी क्या करना है, जो भी पीछे सेट लिखे हैं यू जस्ट राइट ऑल एंड देन क्या करोगे, अब इसको क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। जब तुम ये वाला सेट लिख रहे हो, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कॉम्प्लीमेंट। सो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, है ना, तो वो प्रोडक्ट में हो जाएगा और सारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, चेक कर लो, ठीक है, तो आगे हो जाना चाहिए। ठीक है जी, जिनका डाउट था हो जाएगा ना आगे, इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में लो, ठीक है। और कुछ डाउट रह गया बताओ। 5 सर। अच्छा 5, 1 मिनट, so 5 एक बार शिफ्टिंग वाला बता दीजिए। एक मिनट, 1 by 1 तो टेस्ट रुको, 1 by 1। सर 5 सेविशियल डिफिकल्टी वाली। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। यस सर। The mean and standard deviation of weights of ponies in a large animal shelter are 20 and 30 respectively. The pony is selected at random from the shelter using Chebyshev inequality. ये मतलब का सिलेबस का बाहर का डाल दिया है, क्योंकि ये हमने पढ़ाया नहीं अभी, तो अभी जब Chebyshev पढ़ लोगे तो हालांकि ये भी मुश्किल नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं, बट चूंकि पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने तो रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड अभी रहने दो। ये डाउट तभी पूछ सकते हो जब हम लोग ये टॉपिक कर रहे होंगे, मान लो Chebyshev inequality जब भी कर रहे हैं तब पूछ लेना। अभी हालांकि 9 to 11 में कल क्लास है Chebyshev inequality की, हाँ यही कराएंगे एक टॉपिक। तो ओके, और कौन सा रह गया, 5वां नंबर कोई पूछ रहे थे, 5वां क्वेश्चन तो हो गया ना, 5वां क्वेश्चन ये था, ये तो अभी आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया है। और कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहे थे, कौन सा, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। So an archer makes 10 independent attempts at the target and his probability of hitting the target at each attempt is 5/6. Then the conditional probability that his last 2 attempts are successful, given that he has total 7 successful attempts. So ये भी try कर सकते हैं आप। So ये एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लास 12th में भी है, तो थ्योरीज आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की क्या मीनिंग है, ए है ना गिवन बी का क्या मीनिंग है, तो वही यहाँ पे भी है। तो कहना चाह रहा है कि 10 अटेम्प्ट लेता है, सो द नंबर ऑफ ट्रायल इज 10, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज 10, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल। सर जैसे क्वेश्चन में 10 इंडिपेंडेंट अटेम्प्ट्स लिखा है और 10 अटेम्प्ट्स में कोई फर्क होता है या सेम है? हाँ फर्क होता ना। सो इंडिपेंडेंस ने क्लियर कर दिया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाने के लिए ट्रायल्स मस्ट बी बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स होने का मतलब ये है कि ईच ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड ईच ट्रायल मस्ट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो ट्रायल शुड बी आईआईडीज एक्चुअली, तभी वो अप्लाई कर पाओगे आप, एंड फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल होने चाहिए। तो बर्नौली ट्रायल की 3 कंडीशन है,
फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल होने चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ईच ट्रायल में सेम होनी चाहिए, एंड ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए. देन यू कैन अप्लाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देन यू कैन अप्लाई ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, देन यू कैन अप्लाई नेगेटिव बाइनोमियल. सो ये सब में, इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल शुड बी बर्नौली ट्रायल. बर्नौली ट्रायल होने का मतलब these three conditions are required. फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी देयर, है ना. और दूसरा ये है कि बताया जो इंडिपेंडेंट होने चाहिए ट्रायल, और सक्सेस प्रोबेबिलिटी हर बार सेम होनी चाहिए, मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए हर ट्रायल्स. सो ठीक है ना, N10 है, एंड आपसे पूछ रहा है कि ईच टारगेट, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है हिटिंग द टारगेट इज 5/6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, हिटिंग द टारगेट को मैं सक्सेस बोल रहा हूं, तो सक्सेस जो है वो 5/6 है. देन द कंडीशन प्रोबेबिलिटी हिज लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल. तो मान लो इवेंट ए ले लो, इवेंट ए नाम दो, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल, अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल given that B event ले लो, he has total 7 successful attempts, he has total 7 successful attempts. अब देखो ये सब जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ये सॉल्व आप थ्योरीज कितने भी पढ़ लो, क्वेश्चन करना नहीं आएगा. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आप थ्योरीज कितने भी पढ़ लो, किसी बुक से पढ़ लो, वो डेफिनेशन A गिवन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इतना हर बुक में लिखा होगा. लेकिन क्वेश्चंस अच्छे अच्छे अटेम्प्ट तब कर पाओगे जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन घर पे ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे. कहाँ से अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे? सो डिफरेंट बुक्स आर देयर, डिफरेंट एग्जाम्स आर देयर. बताया तो पहले ही मैंने, मान लो एग्जाम हो गया, तुम्हारे पास जैम के क्वेश्चंस हैं, गेट के क्वेश्चंस हैं, ISI के क्वेश्चंस हैं, ISS के क्वेश्चंस हैं, नेट JRF के क्वेश्चंस हैं. तो ये सब एग्जाम्स हैं, और किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आप ट्राई करो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन क्लास में पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं. बस जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ टॉपिक से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए. आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना. मैं ट्राई करूंगा और हो ही जाएगा. आज नहीं होगा, कल होगा, लेकिन हो ही जाएगा. ये सो ऐसा है. सो ही हैज टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स. तो इसने कहा है कि एंट्रेंस अकेडमिक अलग है. फिर से बोल रहा हूं तुम्हें, जो लोग टॉपर्स होंगे स्कूल में, इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका जैम, गेट, नेट, ISS, ISI निकलेगा. इसकी कोई गारंटी नहीं है. गारंटी तब है जब आप क्वेश्चंस उस लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर रहे हो. कॉलेज में टॉपर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो ही हैज टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, है ना. तो ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, ये पूछा गया है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B? अगेन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यू ऑलरेडी नो फ्रॉम क्लास 12th. सो इसका फॉर्मूला आप सब जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. फाइन. अब A और B में कॉमन ढूंढो, बताओ क्या होगा. सो कह रहा है कि A था हिज लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल, है ना. और ये है ही हैज टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स. सो बताओ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. न्यूमरेटर में क्या निकालोगे? इन दोनों का कॉमन क्या है? A इंटरसेक्शन B. बोलो. नहीं, इसने कहा लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल. यहाँ बोला टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैं. तो कॉमन निकालने हैं आपको. इन दो सो लास्ट 2 अटेम्प्ट तो सक्सेसफुल है, फिक्स हो गया, है ना. इंटरसेक्शन दे रहा ना आप. देखो A इंटरसेक्शन B का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? तो इंटरप्रिटेशन होगा कि टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट हैं और ये कॉमन ले रहे हो आप. सो मींस लास्ट 2 तो सक्सेसफुल है ही. सो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल मींस व्हाट? जो 9th और 10th ट्रायल है, यही ना सक्सेसफुल है. इसका मतलब यही हुआ ना कि इट इज गिविंग यू कि लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल. द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल. सो मींस व्हाट? कि 9th और 10th अटेम्प्ट सक्सेसफुल है. तो मैं चलो उसको प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं P इंटू P. ये 9th 10th का लिखा मैंने, मैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं. सो या P मतलब वही लिख रहा हूं. चलो यहां पे लिखता हूं P इंटू P. सो हियर दे आर सेइंग कि 9th and 10th attempts are successful and B saying he has total successful. इंटरसेक्शन लेना है, मतलब both should be true actually.
सो बोथ ट्रू कब होगा? लास्ट 2 तो सक्सेस फिक्स हो गया, तो पहले 8 ट्रायल में कितने सक्सेस आए होंगे? 5. So he has total 7 successful attempts and 2 attempts are last 2 successful attempts are there. So 9 claims are success for sure. So for the first 8 trials he has total 5 successful attempts. तो क्या आप निकाल सकते हो कि 8 ट्रायल में से 5 ट्रायल में सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? यस, बाइनोमियल लगा लो, 8c5 p की पावर 5 q की पावर 3 एंड p इंटू p यहाँ पे जो लिखा हुआ है लास्ट में मैं लिखा हूँ p स्क्वायर. सो हियर आई एम राइटिंग p स्क्वायर. p स्क्वायर इज द सक्सेस इन द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स को फिक्स कर रखा है, तो सक्सेस. नाउ डिनोमिनेटर है he has total 7 successful attempt. अब टोटल कितने ट्रायल्स थे? 10 ट्रायल्स थे. 10 में टोटल 7 सक्सेस मिल रहा है. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 सक्सेस आउट ऑफ 10 ट्रायल्स? 10c7 p की पावर 7 q की पावर 3. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, पता ही है तुम्हें आंसर. यू जस्ट सिंप्लीफाई इट. सो सर ये इक्वल टू में p स्क्वायर क्यों लिखा सर, वो एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है सर बट इंटरसेक्शन तो ऑलरेडी ये आ गई ना कि पहले 8 अटेम्प्ट्स में से अब 5 सक्सेसफुल होने चाहिए. हाँ, मतलब इंटरसेक्शन होगा. टोटल 10 ट्रायल्स आर देयर, सो 10 ट्रायल हैज टू बी अटेम्प्टेड, so you have to find the probability among 10 trials. So they are saying last 2 attempts are successful and total 7 successful attempts are there. So out of 10 trials total 7 success are there and 2 successes are last 2. Yes sir, okay. So last 2 success are there, out of first 8 there are 5 successes. So total 7 are there, दोनों true होने चाहिए. So total 7 success are there and total 7 and last 2 are successful actually. So intersection लेना था. सर इसका जो सक्सेस आ रहा है सर, ये 5-8 में से, Yes. इसमें अरेंजमेंट भी तो हो सकते हैं ना सर, कि पहले आ जाए लास्ट में आ जाए. Yes. So this is what 8c5 means was, जो आप कह रहे हो वही 8c5 है. 8c5 is saying कि हाँ सर इसमें अरेंजमेंट के लिए सर फैक्टर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सर. ये तो अक्सर लोग चूज कर रहे हैं ना 8 से 5. नहीं एक्चुअली 5 फैक्टोरियल क्यों लोगे आप? यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है एक्चुअली? सो यू आर सेइंग सर ये परमुटेशन की बात कर रहे हैं शायद. हाँ वही मैं कह रहा हूँ, परमुटेशन की बात कर रहे हो आप. सर ये नॉर्मल चल रहा है ना सर, इसमें अब पहले आ जाए लास्ट में आ जाए ऐसे. हाँ वो फर्क नहीं ना आएगा क्योंकि वो सक्सेस का फर्क नहीं है कोई ज्यादा, मतलब कॉम्बिनेशंस ही लगेगा. एक्चुअली आपको वो समझना है, यहाँ ये मत दिमाग लगाओ, आप ये समझो कि n इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल. ये मैं जो लिख रहा हूँ क्लास 12th में ये है, ठीक है ना. ईच ट्रायल्स, x is the number of success in n trials. This is the interpretation of binomial random variable. So what do you know? Probability capital X is equal to small x, या x is equal to small r, let's say. So इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि out of n trials, हालांकि वो बर्नौली ट्रायल्स है, so out of n बर्नौली ट्रायल्स what is the probability of getting r number of success? Yes, so NCR p raised to the power r q raised to the power n minus r. Now same I have applied here. अब now you think why we didn't multiply r factorial here. So you can think of why we did not multiply r factorial here. Yes sir, got it. Got it now? Yes. सर जो डिवाइडर पूरा अगर हम मिला रहे तो उनके लिए नेगेटिव बाइनोमियल की जरूरत है. नेगेटिव बाइनोमियल नहीं, नेगेटिव बाइनोमियल क्या होता है कि लास्ट सक्सेसफुल है. हाँ मतलब पहले 9 ट्रायल में वैसा होगा, लेकिन कि लास्ट 2 सक्सेस है ना, तो नेगेटिव बाइनोमियल का सेक्शन ये होता है कि लाइक लास्ट सक्सेस फिक्स है. यहाँ लास्ट 2 फिक्स कर दिया,
तो जो नेगेटिव बाइनोमियल का इंटरप्रिटेशन उसमें ये होता है कि नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द आरएच सक्सेस, सो लास्ट इज द फिक्स सक्सेस। यहाँ 2 फिक्स किया हुआ है, तो पहले 9 ट्रायल पे आप बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव बाइनोमियल है एक्चुअली। ठीक है ना, तो ये यूज हुआ है। एनीवे इसका आंसर निकाल लो, ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, और तो बस ये ओके। तो 7/50। सो ये जो टेस्ट था इसमें 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है भाई, क्लास 12 लेवल का टेस्ट है, मतलब क्वेश्चंस वही हैं, टॉपिक्स वही है, क्वेश्चन के लेवल ज्यादा हो सकते हैं। एनीवे और कोई क्वेश्चन किसी को रह गया जो डिस्कस करना कर ही लेते हैं, और कोई क्वेश्चन रह गया? सर लास्ट वाला, लास्ट क्वेश्चन ओके। 5 men go to a restaurant together, each of them orders a dish that is different from the dishes ordered by the other members of the group. However, the waiter serves the dishes randomly. The probability that exactly one of them get a dish he ordered equals, है ना? तो कुछ लोग को आइडिया होगा ऑलरेडी कि जैसे लोअर क्लास में आप लोग पढ़ते हैं ना, मान लो 3 इनवेलप है, 3 लेटर है, यू रैंडमली पुट 1 लेटर इनटू इनवेलप, और रैंडमली पुट all 3 letters into envelopes. So what is the probability you will get? मतलब 3 या 1 letters are incorrect in envelope like this. So actually ये letter envelope problem हो गया, यहाँ पे जैसे main और dish problem हो गया। कई बार hat problem आपने देखा होगा कि 5 people throw their hat and they randomly collect their hat, and then what is the chance that exactly 2 of them got the correct hat. So इस तरह के जो questions होते हैं इसको matching problem बोलते हैं, और ये बहुत standard problem है actually। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है इसका है मैचिंग प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, तो इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला याद है 10 सेकंड में हो जाएगा, नहीं याद है तो आपको फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला से करना पड़ेगा। इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी की जो फॉर्मूला है उसका एक्सटेंशन जो है तो उससे प्रूव हो जाएगा ये। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इस तरह एक क्वेश्चन, जब भी आप ध्यान में मैचिंग की बात कर रहे हैं कि 5 लोग हैं, होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, खाना ऑर्डर किया, वेटर ने रैंडमली सर्व किया उसको, सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 1 गॉट द करेक्ट डिश। सो मींस एक मैच हो रहा है, जस्ट यू हैव 5 ऑब्जेक्ट्स एंड thus 1 इज मैचिंग। सो लाइक ऐसा है कि n पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर, पेयर से बोल रहा हूं कि लाइक डिश एंड मैन, या सिर्फ देखो 5 ऑब्जेक्ट्स आर देयर है, सो n ऑब्जेक्ट्स आर देयर एंड एग्जैक्टली मैचिंग क्या है, एंड k मैचिंग्स आर देयर, k मैचिंग, ठीक है, k मैच हो रहा है। तो इसको बोलते हैं मैचिंग प्रॉब्लम है ये। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ k मैचिंग्स इसकी बात करनी है मुझे। सो ऑब्वियसली k जो यहाँ होगा लेस देन इक्वल टू n होगा, ठीक है ना। सो आपके पास n ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ मेन की बात कर रहा हूँ, मतलब 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, डिशेस ऑर्डर हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली 1 मेन गेट द मैच, सो 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। k मैचिंग का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को आइडिया है? बताओ फॉर्मूला बताओ क्या है। लिखिए, तो इसका जो आंसर है, सो डायरेक्टली मैं आंसर लिखा देता हूँ, उसे प्रूव कर सकते हैं आप जो बोल रहे हैं, तो उस तरह प्रूव किया जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्टली यूज कभी मैचिंग प्रॉब्लम हो, लेटर इनवेलप वाला प्रॉब्लम हो, या इस तरह कई बार वैसे भी होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ वाला भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं उस तरह से, सो उस तरह के केसेस हैं वहाँ पे। सो 1/k factorial and summation I from 1 to n minus k, नहीं 1 से नहीं 0 से, এক নম্বর থানায় তৈরি যে কোনো ধরনের মিষ্টির জন্য চলে আসুন মিঠাই মহলে। মিঠাই মহল তালবাগিচা বাজার কাঠমিলের পাশে। এখানে तो ये फॉर्मूला है মিষ্টি एग्जैक्टली k नंबर ऑफ मैचिंग का। इसको ओपन करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। পাচ্ছেন নবম থেকে সুস্বাদু ক্ষীর দইয়ের মতো দই
এছাড়াও সকালে 1 मिनट, 1 पे माइनस आएगा ना, 0 पे 1 हो गया ना, फिर यहाँ पे এবং খোলাটা কাশ্মীরের পাশে মিঠাই মহলে মিঠাই মহল রথযাত্রা উপলক্ষে আপনাদের সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। মিঠাই মহল থেকে আপনারা বাড়ি যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য মিষ্টির অর্ডার করতে পারেন। অর্ডার দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এই দুটি নাম্বারে। So in case of your question, 5 objects are there, exactly 1 matching is there. आप ये पुट करके बताओ probability of 1 matching. So आप इस फॉर्मूले में you replace k is equal to 1 and n is equal to 5. You replace it. k को 1 रखो और n को 5 रखो. There are 1 matching, exactly 1 matching out of 5 objects. So you put n is equal to 5, k is equal to 1. आंसर बताओ आराम से कैलकुलेट करके. सर 3/8 अच्छा 3/8. अभी कुछ और कोई बता रहे, कोई मैच करो सही से. 9/24 कैलकुलेट कैंसिल करके यही आएगा ना, कैंसिल करके यही आ रहा है. ठीक है, हाँ 9/24 हाँ 9/24 कैंसिल करके 3/8 आएगा. ठीक है. तो याद रखना आप ये फॉर्मूला कि दिस इज द फॉर्मूला व्हेन देयर आर n ऑब्जेक्ट्स एंड k मैचिंग्स आउट ऑफ n आर देयर. सो कई बार पूछता है कि नन ऑफ देम गॉट द राइट दिस, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम गॉट द राइट दिस, या एग्जैक्टली 3 ऑफ देम गॉट द राइट, एटलीस्ट 4 गॉट द राइट दिस. तो एटलीस्ट 4 हो जाएगा तो 4 और 5 तो दोनों पे ऐड करना, एक बार k को 4 एक बार k को 5 देन ऐड कर लो लाइक दिस. सो ये मैचिंग प्रॉब्लम इसको इंटरसेक्शन से नहीं निकाल सकते क्या? प्रूफ कर सकते हैं. ये फॉर्मूला का प्रूफ भी अवेलेबल है ऑनलाइन, आप चेक कर सकते हो. इसका प्रूफ भी अवेलेबल, हम भी कर सकते हैं, इंटरसेक्शन से भी कर सकते हैं. जो आप कह रहे हो वो यूनियन से इंटरसेक्शन बाद में फिर यूनियन करना पड़ेगा, तो उससे भी हो जाएगा. जैसे मान लो नो मैचिंग आते हैं, या मैं अभी करा दूंगा इसको प्रूफ एक केस में, एक केस लेके जब हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला पढ़ेंगे अभी. ठीक है, और कोई डाउट रह गया तो नहीं ना, चलो आगे थ्योरी बढ़ाते हैं आगे फिर. सो देखो एक और एडवाइस ये दूंगा, जब भी कोई टेस्ट होता है ना तो एक बार आप टेस्ट के दौरान सॉल्व करते हो, जस्ट आफ्टर टेस्ट वंस अगेन यू सॉल्व द होल पेपर बिफोर आस्किंग डाउट्स. कई बार क्या होता है एग्जाम में आपका दिमाग काम नहीं करता टाइम लिमिट की वजह से, प्रेशर की वजह से, लेकिन बाद में जब वही क्वेश्चन करोगे तो आपको वो आता रहेगा और रिवीजन भी हो जाएगा उस बहाने. तो एक बार टेस्ट के दौरान सॉल्व किया आपने, जस्ट आफ्टर टेस्ट यू सॉल्व वंस अगेन दैट पेपर. चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, अभी जैसे ये टेस्ट 1 दी, हर संडे टेस्ट होगा एक, उसके बाद एंड में मॉक टेस्ट भी होगा, तब भी 60 क्वेश्चन वाले मॉक टेस्ट होंगे, तो उसमें भी यू जस्ट एग्जाम दौरान किया आपने, आफ्टर एग्जाम यू सॉल्व वंस अगेन एंड देन क्लास में डिस्कस करो वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आए. तो कई बार आप सॉल्व कर लोगे बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम दौरान नहीं हुए, बट आफ्टर एग्जाम यू विल बी एबल टू सॉल्व एक्चुअली. जी जी आपने तो एक प्रॉब्लम शुरू में जो आपने एक उसने ऊपर टेस्ट 5 है, यहाँ पे 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट लिखा है इसमें. हाँ तो ये क्वेश्चन ए भी तो क्वेश्चन में गिवन था. हाँ हाँ 8 choose 5 yes.
एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी का मतलब था, सो यू सी द मीनिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. So total 7 successful attempts are there. So total 7 successful attempts are there. There containing last 2 successful attempts among 10 trials. तो ऐसे लिख दिया कि पढ़ा भी नहीं जाएगा. So देखो अब पढ़ देता हूं फिर भी. A intersection B is you have total 10 trials in which A intersection B की probability निकालनी. तो A says last 2 attempts are successful. B says out of total 10 trials you have 7 successful attempts. Now you take the intersection. So last 2 must be successful attempt because है ना. So A intersection B ले रहे हो तो A should also be true, B should also be true. So last 2 is fixed. They are success only. And you have total 10 trials. So out of 10 you must have 7 successful attempts. So what do you decide then? So out of first 8 trials you must have 5 successful attempts, right? Okay, sir. Yes. Okay. Again you सब लोग खुद से सॉल्व करके देखना, देना फिर भी डाउट है फिर भी पूछना. ओके चलो तो हम थोड़े थ्योरी आगे बढ़ाते हैं. हमने आज क्या डिस्कस किया था, अभी तो क्वेश्चंस हो गए. थ्योरीज में हमने एक्सोमेटिक डेफिनेशन पे थे. एक्चुअली लास्ट क्लास में एक्सोमेटिक डेफिनेशन कर रहे थे. एक्सोमेटिक डेफिनेशन में डिसजॉइंट इवेंट आया था, देन वी डिस्कस डिसजॉइंट. तो थोड़ा थ्योरी कंटिन्यू करते हैं. सो एक्सोमेटिक डेफिनेशन क्या था एक बार रिवाइज कर लो. सो axiomatic definition of probability. So simple, it says probability is a function from sigma field to r. अच्छा जैसे एक probability space एक word आता है ना, तो जैसे तुम अगर लिखना चाहो जैसे लिखते हैं sample space, तो we generally say S, F is sample space in general. ठीक है, इसी में f सिग्मा फील्ड पावर सेट हो गया तो देन वी राइट जस्ट s एज अ सैंपल स्पेस. सो सैंपल स्पेस वेयर s इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सेट ऑफ टोटल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, एंड f इज द सिग्मा फील्ड. सिग्मा फील्ड इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ s. ओके, अब क्या आता है आगे, एक वर्ड यूज होगा अक्सर यहाँ प्रोबेबिलिटी स्पेस, है ना. एक वर्ड यूज किया जाएगा प्रोबेबिलिटी स्पेस. सो ये जो है s F and P. So ये अक्सर क्वेश्चन में भी ये आता है ना, क्वेश्चन में लिखा रहता है. So this is actually probability space. इसको बोलते हैं probability space. So ये जो ट्रिपलेट है, this triplet is called probability space. So what is the meaning here? So here S, you know, S is a set of all outcomes. S is a set of all outcomes of that random experiment. F, you already know that F is sigma field and P is probability function. या P is just probability, probability function, probability measure or just probability. ओके, सो ये यूज होगा आगे. तो जब मैं यहाँ लिखता हूँ तो हमने क्या लिखा होगा कल कि लाइक ओके, सो P is a probability from F to R that satisfy 3 conditions. So first is probability of A more than or equal to 0 for all A belongs to F. The second condition is probability of sample space is 1, and the third condition is if A1, A2 up to ... these are pairwise disjoint. Okay, events, then probability of A1 union A2 union A3, this is equal to probability of A1 plus probability of A2 this. So this will implies union of AI's I from 1 to infinity. This is equal to summation probability of AI's I from 1 to infinity. Okay, so this is a definition of probability function. Axiomatic definition इसका नाम है.
सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसी में देख लो, जैसे तुम्हारे पास होता है कि अगर A एंड B आर डिसजॉइंट, थर्ड पॉइंट को यूज कर रहा हूं, सो देन डेफिनेशन सेज A यूनियन B कैन बी रिटन एज PA प्लस PB, सिंपल है ना। सो जब है ना, when A and B are disjoint then you can write this, otherwise in general क्या होता है, you know in general, so ये वेन डायग्राम से प्रूव हो जाएगा। so in general you know probability of A union B is PA plus PB minus PA, this can be proved also, so वेन डायग्राम बना के देख सकते हो। so ये है in general probability of A union B is this, and when A and B are disjoint the probability of A union B is just PA plus PB, ये तो हो गया। सिमिलरली कुछ रिजल्ट्स होते हैं, जैसे आप लोग जानते हो कि लाइक सर सैंपल स्पेस और प्रोबेबिलिटी स्पेस सेम ही चीज है। सैंपल स्पेस और प्रोबेबिलिटी स्पेस सेम चीज तो नहीं है। ये जो ट्रिपलेट है इसका नाम है प्रोबेबिलिटी स्पेस, इसका नाम है सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस में प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का काम नहीं है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी स्पेस का यूज ये है, जैसे कोई प्रोबेबिलिटी स्पेस की बात कर रहा है मींस यू हैव गिवन 3 इंफॉर्मेशंस ऑलरेडी। अगर कहीं प्रोबेबिलिटी स्पेस आपको गिवन है मींस यू हैव गिवन सैंपल स्पेस, यू हैव गिवन सिग्मा फील्ड, ये हो गया सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, यू हैव गिवन सिग्मा फील्ड, यू हैव गिवन प्रोबेबिलिटी फंक्शंस। सो ये तीनों वहां पे होगा एक्चुअली, जब प्रोबेबिलिटी स्पेस गिवन होगा यू विल हैव दिस 3 इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तीनों का जो ट्रिपलेट है उसको प्रोबेबिलिटी स्पेस बोला जाता है। ओके, नाउ सिमिलरली यू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इसका प्रूफ भी इजी है। सो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज सैंपल स्पेस, एंड नाउ यू सी A एंड A कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट, है ना। A एंड A कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट ना, A में और A कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं, तो डिसजॉइंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट इज इक्वल टू सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। So means simply if you apply probability both side, if you apply probability both side, you can simply write PA plus PA complement is equal to 1 because they are disjoint. तो simply यहाँ से proof हो गया, मतलब proof इसका बहुत easy है। So this is a proof of this formula actually, कि they are disjoint and they are union is sample space, है ना, mutually exclusive and mutually exhaustive दोनों हो गए actually। तो एग्जॉस्टिव क्या होता है, इसका यूनियन लेके सैंपल स्पेस आ जाए, है ना। जैसे अगर यहाँ वर्ड अगर यूज करें, जो मैं लिख ही देता हूँ, तो एक अगर लिखूंगा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, एक्सक्लूसिव, यू नो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस म्यूचुअली डिसजॉइंट, वो हम लिख चुके हैं। सो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव लिखा होगा, इसका मतलब है कि लाइक यू से इवेंट्स आर E1 E2 En are mutually exhaustive if and only if। बताइए किसी को आइडिया है, हाउ टू डिफाइन। सैंपल स्पेस कवर हो जाए। हाँ, तो यहाँ जस्ट ये है कि यूनियन सबका ले लो, सैंपल स्पेस आ जाएगा। यस, यू टेक यूनियन ऑफ ऑल एंड दैट शुड बी इक्वल टू सैंपल स्पेस। सो ये है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था कि सबका इंटरसेक्शन लो एक साथ, एम्प्टी सेट आना चाहिए, तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। पेयर वाइज में था यू टेक 2 एट अ टाइम, देन पेयर वाइज डिसजॉइंट है। थोड़े से और अगर डिटेल में बात करें तो देखो, अगर तुम्हारे पास n इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2, अच्छा ठीक है, इसमें इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, यू कैन चेक थ्रू वेन डायग्राम। सो व्हाट इज रिलेशन विद दीस टू नंबर्स, लेस देन इक्वल टू, है ना, क्योंकि यूनियन में क्या है कि यू आर कंसिडरिंग दिस कॉमन पोर्शन जस्ट वंस। यूनियन जब आप लिख रहे हो, सो यू आर कंसिडरिंग द दिस कॉमन पोर्शन जस्ट वंस, बट हियर यू आर एडिंग सेपरेटली। पहले इसकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर रहे हो, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर रहे हो, तो जो कॉमन पोर्शन है वो 2 बार ऐड हो गया, इसलिए ये ज्यादा आएगा, है ना। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर 3 A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इन द सिमिलर वे।
and so on. You can generalize this also. So A1 union A2 AN is less than equal to क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट. ओके देखो, अब ये बीच में इक्वलिटी कब आएगी, अभी लेस देन इक्वल टू चल रहा है, लेकिन लेस देन इक्वल टू को इक्वल टू से कब रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग? इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे. ये ध्यान रखना, सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं. इंडिपेंडेंट अलग होता है, डिसजॉइंट अलग होता है. हो सकता है दो डिसजॉइंट हो, इंडिपेंडेंट ना हो सकता है दो इंडिपेंडेंट हो, डिसजॉइंट ना हो. दोनों में कोई ऐसा सिक्योरिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है ना. तो इंडिपेंडेंट और डिसजॉइंट अलग अलग चीज है. दो इंडिपेंडेंट सेट हो सकता है डिसजॉइंट ना हो या डिसजॉइंट हो भी. दो डिपेंड मतलब डिसजॉइंट सेट है, वो हो सकते हैं डिपेंडेंट हो सकते हैं इंडिपेंडेंट हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है. सो डिसजॉइंट जो डेफिनेशन का तीसरा डेफिनेशन में जो तीसरी लाइन लिखी थी एक्सोमेटिक डेफिनेशन में, वो इसको इक्वल बना देगी अगर वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है तब, है ना. सो रिमार्क ये है. सो इन जनरल ये हो गया. नाना স্বাদের নানা ধরনের শুকনো এবং রসের इस तरीके ये भी कर सकते हो. মিঠাই মহলে মিঠাই মহল তালবাগিচা বাজার কাঠমিলের পাশে এক নম্বর থানায় তৈরি रिमार्क ये है, মিষ্টির জন্য চলে আসুন মিঠাই মহলে. ये अगले पेज पे लिख देता हूँ. তালবাগিচা বাজার কাঠমিলের পাশে. ठीक है, ये तो इनफाइनाइट के लिए, यही चीज फाइनाइट के लिए भी है. সাথে সাথে পাচ্ছেন সত্যিকারের সেই বিখ্যাত ল্যাংচা, পাচ্ছেন নগর থেকে সুস্বাদু ক্ষীর দইয়ের মতো দই. এছাড়াও সকালে ऐसे ड्राइव में इस टॉपिक जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है उस पे बेस्ड पीवाईक्यू का असाइनमेंट अलग से अपलोडेड है ऑलरेडी. मतलब उसमें मतलब टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स होंगे. टॉपिक वाइज दो असाइनमेंट होंगे, पीवाईक्यू वाला एक नॉन पीवाईक्यू वाला. तो पीवाईक्यू वाला तुम देखोगे तो उसमें है, तुम ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस. जो जैम गेट 2005 से 2023 तक 2005 टू 2023 जैम गेट में जो भी क्वेश्चंस आए उसका एक जगह कलेक्ट किया हुआ आपको मिल जाएगा ड्राइव में. प्रोबेबिलिटी के बेसिक प्रोबेबिलिटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, वो ट्राई कर सकते हो आप लोग. अब मैं क्या कह रहा था कि यू नो ऑलरेडी A1 यूनियन A2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इफ ये तब होगा जब A1 एंड A2 आर डिसजॉइंट, ठीक है ना. ये बोल रहा हूँ इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AIs I from 1 to n, this is equal to summation of probability of AIs if इस तरह से. तो यहाँ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है, यहाँ काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स है, ठीक है ना. ठीक है, तो यहाँ जो मैं रिजल्ट लिख रहा था यहाँ लेस देन इक्वल टू है बिकॉज हमें नहीं पता इंडिपेंडेंट डिसजॉइंट है डिसजॉइंट नहीं है. बट इफ वी नो इट इज डिसजॉइंट देन यू कैन पुट इक्वलिटी हियर, ठीक है. अब देखो कुछ रिजल्ट्स देख लो, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देख लो एक दो. जैसे ए और बी सेट से लिखा, मान लो ए और बी है. सो यू ऑलरेडी नो वन फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी PA plus PB minus PA intersection B. So what is probability of A minus B, or you can write A intersection B complement. क्या फॉर्मूला होता है? So probability of A minus A intersection B. So actually ये जो पोर्शन है एक्चुअली ये है ना. So this portion is
सो दिस पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और जस्ट ए माइनस बी, ठीक है ना, इस तरीके से। सो इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंड जिसमें आता है प्रोबेबिलिटी है ना, कई बार लिखा था ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट तो लगा ही लोगे ना, जैसे नाइदर ए नॉर बी बोलेगा तो फाइंड तो कर ही सकते हो, है ना, जैसे कई बार पूछ लेता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, सो यू नो द मीनिंग। अभी हमने देखा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको तुम ब्रेक कर सकते हो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में। और जैसे आप लोग बता रहे थे, सो यहाँ कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करना है तो 1 माइनस, सो जस्ट यू टेक 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसका फॉर्मूला जानते ही हो तो यूज कर लोगे। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूले हैं जो आप इजीली डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज हमने बहुत ज्यादा कुछ देखा नहीं, आज तो मैं डाउट किए, तो बस यही है कि 11th-12th वाली क्लास 11th एंड 12th जो इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी, वो एक बार रिवाइज कर लेना, वो हेल्प करेगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन उठाओ जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, किसी भी टॉपिक से है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। और देन बुक्स के क्वेश्चंस कर सकते हो। बुक्स में गुप्ता कपूर है, वीके वैद की वाली बुक है, कैसेला बर्गर में एक्साइज में इतने सारे क्वेश्चन, देखो एक एक एक्साइज में 60 क्वेश्चन है, 60-70 क्वेश्चन है। तो कैसेला बर्गर वाली बुक के एक्साइजेस सॉल्व कर सकते हो। उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है गूगल पे, मतलब गूगल पे सर्च करोगे कैसेला बर्गर बुक की पीडीएफ भी आ जाएगी और उसके सॉल्यूशंस भी है। तो पहले सॉल्यूशन नहीं देखना, पहले खुद सॉल्व करो, देन यू मैच विद द सॉल्यूशन, ये चीज है। क्योंकि खुद से पहले सॉल्व करोगे तुम्हारा ब्रेन डेवलप होगा सोचने के लिए। अगर सॉल्यूशन देख के सॉल्व करोगे तो कुछ सीखोगे नहीं, फिर वो एग्जाम में फिर सॉल्यूशन तुम्हें चाहिए, एग्जाम में भी सॉल्यूशन चाहिए होगा तब कर पाओगे, तो वो दिक्कत होगी। तो इसलिए ब्रेन को ट्रेन करो सॉल्व करने के लिए। तो एनीवे यू सॉल्व डिफरेंट बुक्स, हर बुक में एग्जाम्पल एक्सरसाइज रहते हैं। जैसे एक बार टर्न कर लो कोई भी बुक्स, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं तुम्हें पता ही है, उसको सॉल्व करो। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट तैयारी, कभी प्रोबेबिलिटी पढ़े नहीं है, तो प्रसन्ना साहू वाली बुक से स्टार्ट करो, वो ड्राइव में सारी बुक्स अवेलेबल है पीडीएफ में, ठीक है। तो उसको लो, ट्राई करो, डाउट्स पूछो कभी भी। तो आज हमने टेस्ट 1 के डाउट्स किए कुछ, और टॉपिक्स ऑलमोस्ट वही थे जो क्लास 11-12 में है, तो रिवाइज कर लो। आगे इस थ्योरी को हम कंटिन्यू करेंगे अभी, तो एक्सोमेटिक डेफिनेशन के आगे जो है वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। ये सब अलजेब्रा ऑफ इवेंट था। तो ये जो अगला टॉपिक था इस सिलेबस में देखोगे लिखा होगा अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, सो है ना, या ना अलजेब्रा ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज में वही है कि लाइक प्रोबेबिलिटी डिफरेंट ना, यूनियन का क्या है, इंटरसेक्शन का क्या है, या ए एंड बी इस तरह से, ए माइनस बी के क्या है। फिर यहाँ लिखा है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो एडिशन थ्योरम है एक्चुअली वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाली, जिसका जनरलाइजेशन है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अगले क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन यही है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से वो अप्लाई करना है। एडिशन थ्योरम का मतलब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हो गया, या इंक्लूजन एक्सक्लूजन उसी का जनरलाइज थ्योरम है कि 5 सेट के यूनियन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन से, ठीक है। तो अभी जनरली ये सब थ्योरी ही है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बुक से, पीवाईक्यू से। क्लास में डिस्कस करेंगे अभी एंड में, एक बार पहले थ्योरी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो टाइम भी हो गया, नेक्स्ट क्लास है मेरी 8 से 9, 9 से 11 भी है। तो कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज गुड नाइट। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मैं क्लास लूंगा इस बैच में 6 to 8 में, जिसमें प्रोबेबिलिटी चलेगी स्टैटिस्टिक्स पोर्शन। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे इस बैच में 6 to 8 प्रदीप सर क्लास ले रहे हैं, वो पढ़ाएंगे। 9 to 11 वाला बैच जो है उसमें 6 days मैं ही क्लास लेता हूँ, 9 to 11 मैथमेटिक्स पोर्शन, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन दोनों मैं पढ़ा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग बताया जैसे मैंने कि कोई बच्चा किसी भी बैच में लाइव क्लास कर सकता है, कोई भी बच्चा किसी भी बैच की रिकॉर्डिंग देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ बिजनेस इशू नहीं है, मेन आपको सीखना है, आपको हेल्प के लिए चल रहा है कोचिंग में, लाइफ टाइम नहीं चलाने वाला, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल बाद ये सारे वीडियोस पब्लिक भी मिलेंगे आपको, क्योंकि है ना, तो ऐसा मेन सीखना इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो ठीक है ना, तो कोई भी बैच में लाइव कर सकते हो, कोई भी बैच का रिकॉर्डिंग देखो, कुछ भी डाउट पूछो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन चलेगा, कोई भी बुक आप प्रैक्टिस करो, कोई भी बुक से डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अनिरुद्ध आ रहे 1 मिनट जी। एलिमेंट्री इवेंट सर, हाँ आगे एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, सिंगलटन सेट जो है, सिंगलटन सेट आप लोग सुने होंगे, तो सिंगलटन सेट को एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सैंपल स्पेस का वो सबसेट जिसमें एक ही एलिमेंट है वो एलिमेंट्री इवेंट है, फाइन। चलिए ठीक है, थैंक यू, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर।